तो जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। और दोस्त आज के अपने इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट सेल को। तो दोस्त वैसे आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दी जाएंगे। तो दोस्त चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर आता है वो दोस्त क्या है? सेल, है ना, सेल्स। तो सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं कि सेल्स क्या होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि दीज आर स्मॉलेस्ट या फिर इनिशियल, मैं कह सकता हूं स्मॉलेस्ट या इनिशियल कंप्लीट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। कंप्लीट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। अब दोस्त इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हमारे प्लेनेट अर्थ पर लाइफ की शुरुआत जिस सबसे छोटे यूनिट के साथ हुई है ना, तो वो क्या कहलाती है? मेरी सेल। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ कि हमारे प्लेनेट अर्थ पर जो एक सबसे छोटी लिविंग यूनिट अवेलेबल है उसे दोस्त हम क्या कह सकते हैं? सेल्स कह सकते हैं, है ना। तो ये तो इसकी किसकी बात हो गई? डेफिनेशन की बात हो गई। अब वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं इसकी टर्मिनोलॉजी की, तो सेल्स दोस्त बेसिकली क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है जिसका अगर मैं मतलब आपको बताऊं और सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ही, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? ए लिटिल रूम। ए लिटिल रूम। दोस्त वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में सेल्स को क्या कहा जाता है? बेसिकली कोशिका। कोशिका, है ना। तो ये तो इसके इंग्लिश और हिंदी के वर्ड्स के मीनिंग की बात हुई, है ना। अब मैं वहीं पे अगर आपसे बात करूं दोस्त कि सेल जो वर्ड है इसके लिए एक और ज्यादा एक्यूरेट और साइंटिफिक वर्ड यूज किया जाता है, उसको दोस्त हम क्या कहते हैं? बेसिकली साइटो। साइटो। तो इसीलिए दोस्त जो सेल से रिलेटेड स्टडीज होती हैं जितनी भी मेडिकल साइंस के अंदर, उन्हें हमेशा क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, है ना। इसे आप याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। तो ये तो इसकी टर्मिनोलॉजी की बात हुई, है ना दोस्त। अब देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ के ऊपर, है ना, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ सरफेस पर, उन सब के अंदर क्या है? डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, है ना। वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो देखिए दोस्त, जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, उन सब ऑर्गेनिज्म के, है ना, उन सब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स हैं क्या है? उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, क्योंकि उनको डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। ऐसे ही दोस्त क्या है? उन सभी सेल्स की क्या है? कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, या हम कह सकते हैं उन सबकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। तो अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे दी हुई है ना। तो चलिए दोस्त देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है? जितने भी सेल्स हैं वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, है ना। अब देखिए, इसमें दो वर्ड आए हैं हमारे पास जिनको हम डिकोड करते हैं। वो क्या क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए, स्ट्रक्चरल वर्ड का क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक ह्यूमन इमेज है ना। मान लीजिए ये एक ह्यूमन है। ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ के ऊपर, है ना। तो उन सभी के एक बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे इस ह्यूमन का एक कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ऐसे ही जितने भी ऑर्गेनिज्म अदर्स हैं, है ना, जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, उन सबके बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक सबसे छोटी लिविंग यूनिट इन्वॉल्व हुई है, उसे दोस्त हम क्या कहते हैं? सेल। सबसे छोटी लिविंग यूनिट। इसी को मैं दूसरे तरीके से आपको ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? ये एक घर है ना, घर है। इसको घर क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग, है ना। इसको बनाने के लिए जो एक सबसे छोटी नॉन लिविंग यूनिट, सबसे छोटी नॉन लिविंग यूनिट की मुझे रिक्वायरमेंट हुई है, वो दोस्त क्या है? ब्रिक्स। ऐसे ही जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? लिविंग है। तो उनको बनाने के लिए जो सबसे छोटी लिविंग यूनिट की जरूरत पड़ी है दोस्त मुझे, वो क्या है? मेरे सेल्स है। ये तो बात हुई स्ट्रक्चरल यूनिट की। अब मैं अगर वहीं पे आपसे बात करूं फंक्शनल यूनिट की, देखिए दोस्त, फंक्शनल क्या है? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मेरे पास, है ना, वो क्या कर रहे हैं? वो हमेशा कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे रेस्पायरेशन, है ना, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रिएशन, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए
जो सबसे छोटी यूनिट इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर काम कर रही है ना, या फिर वर्क कर रही है, वो क्या है दोस्त? सेल। याद रखिएगा क्या बताया मैंने, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे छोटी यूनिट कंटिन्यूअस वर्क कर रही है, वो क्या कहलाती है? मेरी सेल्स कहलाती है ना। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का क्या मतलब है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है दोस्त वो क्या है? दीज आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जितने भी सेल्स हैं वो क्या हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल होते हैं, मतलब उन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी अदर सेल्स पे या किसी अदर कंपोनेंट पे डिपेंड रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपना फंक्शन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद दोस्त क्या है? दीज आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। सेल जितने भी होते हैं दोस्त वो क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक, मतलब हम उन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक वर्ड को थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो वो क्या होता है दोस्त? इनका साइज जो होता है सेल्स का वो क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर टू लगभग 1 मीटर, 1 मीटर कह सकते हैं, या फिर हम 90 सेंटीमीटर तक इनका साइज होता है। ये 90 सेंटीमीटर दोस्त याद रखिएगा किसका साइज है? नर्व सेल्स का। नर्व सेल्स जितने भी हैं हमारे पास उनका साइज लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होता है। वहीं ये 1 माइक्रोमीटर किसका साइज होता है दोस्त? जो हमारा सबसे छोटा सेल्स है अर्थ के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज लगभग दोस्त कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर। और याद रखिएगा 1 माइक्रोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻6 मीटर्स, है ना। 1 माइक्रोमीटर के अंदर 10⁻⁻6 मीटर्स होते हैं, तो समझ लीजिए कितने छोटे होते हैं। तो इसीलिए इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके बाद दोस्त क्या कह रहे हैं हमसे? देखिए एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ स्पेन। जितने भी सेल्स हैं उनकी क्या है? लाइफ स्पेन होती है फिक्स। ऐसा नहीं है कि एक सेल की अगर एग्जिस्टेंस हो गई तो वो हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारी बर्थ और डेथ के बीच में जितनी भी डिफरेंट साइकिल्स होती है ना, ऐसे ही क्या है सेल्स जितने हैं वो भी बर्थ और डेथ के बीच में जितनी साइकिल्स होती हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल्स कहते हैं, है ना। तो देखिए इसके बाद क्या कह रहे हैं? ओल्ड सेल्स गेट कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय न्यूअर वंस। अब जितने भी बूढ़े सेल्स हो जाते हैं, ओल्ड सेल्स हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है? जो ओल्ड सेल्स हैं उनकी प्रोजेनी जो है वो कंटिन्यू रहती है, वो मेंटेन हो जाती है ना। तो ये तो सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके बात होंगी। अब दोस्त बात करेंगे ये जो सेल चैप्टर है इसकी इसकी जो है क्या है? वो रियल लाइफ इम्पोर्टेंस है कुछ, या फिर हम जो है इसे बुक में दिया हुआ या एंट्रेंस में सवाल आते हैं केवल इसीलिए पढ़ रहे हैं? तो अब वो जानेंगे दोस्त। उसको एक्सप्लेन करने के लिए दोस्त हमारे पास क्या है? ये जो पॉइंट है ये एक्सप्लेन करेंगे कि सेल जो चैप्टर है उसकी रियल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है ना दोस्त। चलिए तो समझते हैं इसे। देखिए दोस्त, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? हमारे टिश्यूज बनाते हैं, है ना। और बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेन्स। बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलके क्या बनाते हैं? हमारे ऑर्गेन सिस्टम्स। और ये बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम्स जब मिल जाते हैं तो दोस्त वो क्या बनाते हैं? वो किसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक ऑर्गेनिज्म की इसके लिए फॉर्मेशन के लिए। तो अब देखिए दोस्त, जितने भी फंक्शंस ये ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि वो किसकी कंबाइंड एक्टिविटीज का रिजल्ट है? सेल्स की। ध्यान से देखिएगा दोस्त, है ना। जितने भी फंक्शंस ये ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है वो किसकी कंबाइंड एक्टिविटीज का रिजल्ट है दोस्त? सेल्स की, है ना। सेल्स की। वो सेल्स क्या है? बहुत सारे टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू ऑर्गेन 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 सिस्टम बना रहे हैं, और ऑर्गेन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म को बना रहा है। तो इस ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनिंग है, डिफरेंट फंक्शनिंग, वो किसकी कंबाइंड एक्टिविटीज का रिजल्ट है? सेल्स की। तो दोस्त देखिए आज की जो मेडिकल साइंस है ना हमारी, मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस हमारी कब यूज में आती है? कब हम उसे यूज में लाते हैं? इस्तेमाल में कब लाते हैं हम उसे? जब इन ऑर्गेनिज्म की जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग जब क्या हो जाए? डिसरप्ट हो जाए, है ना। जब इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्टर्ब हो जाए या फिर हमें कोई और रिसर्च परफॉर्म करनी हो तो हम मेडिकल साइंस को अपने व्यू पॉइंट में लाते हैं, है ना। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक ह्यूमन है ना। इसको क्या हुआ? मान लीजिए कि चेस्ट कैंसर हो गया, है ना। चेस्ट कैंसर हो गया तो अब क्या हुआ? जब इसको दिखाने जाया जाएगा मेडिकल के अंदर तो जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करेंगे? यहाँ से इसके एक थोड़े से मांस के टुकड़े को क्या है? लेंगे, है ना। और उसको कहाँ भेजेंगे? रिसर्च के लिए भेजेंगे। अब उसमें दोस्त देखिए
ध्यान से समझिएगा कि उसके अंदर जो ये रिसर्च करेंगे उस मांस के टुकड़े के ऊपर, उसमें दोस्त ये किसको ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले किसको देखेंगे, किसको नोटिस करेंगे दोस्त, सेल्स को, है ना। ये देखेंगे कि ये सेल्स जो है नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, जो अदर फॉरेन मटेरियल से इन्वेड ये हुए हैं वो क्या है ना, उनकी फॉर्मेशन क्या है, किस वजह से ये नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके ही अकॉर्डिंगली ये दोस्त किसके ऊपर रिसर्च करेंगे, टिश्यूज के, फिर ऑर्गेन्स के। तो दोस्त कंबाइंडली ये क्या है, ये रिजल्ट तक पहुंचेंगे कि ये जो सेल्स हैं ये परफॉर्म अपना फंक्शन नॉर्मल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो देखिए दोस्त, जितने भी बड़े से बड़ा फंक्शन था, जैसे क्या था, इसे चेस्ट कैंसर था मान लीजिए, है ना। तो चेस्ट कैंसर था तो इसकी कौन सी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई होगी, मान लीजिए ब्रीथिंग डिस्टर्ब हो गई होगी। तो ब्रीथिंग जो डिस्टर्ब हुई, जो ब्रीथिंग में गड़बड़ी आई, तो उसके लिए जो है सिस्टम के जो सेल्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये दोस्त इन्होंने कहाँ से जाना, इन सेल्स की फंक्शनिंग को देख के, है ना। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी कि सेल्स जो है वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, ये कैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कंबाइंड एक्टिविटीज को रिजल्ट आउट कर रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक जो मैंने समझाया। अब दोस्त देखिए, मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे ये क्या है, डिफरेंट सेल्स हमारी बॉडी के दिए हुए हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स है ना। ऐसे ही डिफरेंट सेल्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे। ये जो ब्रेन सेल्स हैं हमारी बॉडी के, ब्रेन सेल्स, उनके पास क्या है दोस्त, रीजनरेशन की कैपेसिटी जो है वो क्या है, सबसे कम है। सबसे कम रीजनरेशन की कैपेसिटी किन सेल्स के पास है हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन सेल्स के पास। वहीं मैं अगर बात करूं, सबसे ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी किन सेल्स के पास है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो दोस्त है लीवर सेल्स। लीवर सेल्स याद रखिएगा। रीजनरेशन मतलब दोस्त क्या होता है, ये तो आप समझ रहे हैं ना, अपने आप को रीजनरेट करना या फिर क्या करना, सही करना। जैसे किसी फॉरेन मटेरियल से अगर इन्वेड हुआ है कोई सेल्स, तो उसको क्या है, नॉर्मल फंक्शनिंग कितनी जल्दी वो अटेंड कर लेगा, उसी दोस्त क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं, है ना। तो ये तो मुझे लगता है दोस्त अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा जो भी इस स्लाइड्स के ऊपर प्रेजेंट है ना। तो दोस्त चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि दोस्त क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल, है ना। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल को। तो डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट दो नाम्स आते हैं दोस्त, वो क्या है, रॉबर्ट हुक, और एक आता है एंटोन वॉन लीवेनहुक। अब देखिए दोस्त, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, फर्स्ट डेड सेल की। देखिए दोस्त, ही वाज स्टडिंग ए थिन कॉर्क स्लाइस अंडर ए सिंपल माइक्रोस्कोप। वो पेड़ की झिल्ली जो होती है ना, उनके ऊपर स्टडी कर रहे थे दोस्त। देखिए उनका ये माइक्रोस्कोप जो दिखने में था वो कुछ इस तरीके का था, है ना। वो क्या है, पेड़ की जो झिल्ली होती है, आउटर लेयर जो होती है, उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो उनको जो स्ट्रक्चर अपेयर हुआ था वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, है ना, जैसा ये दिख रहा है। जो आउटर अपेयरेंस इसकी कुछ कैसी लग रही थी, हनीकॉम्ब जैसी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्ट्रक्चर लग रही थी। ये जो कंपार्टमेंट्स इन्हें दिख रहे थे दोस्त, ये कैसे लग रहे थे, इन्हें दूर से देखने में खाली लग रहे थे, एम्प्टी लग रहे थे, है ना। तो देखिए दोस्त, ही डिस्कवर्ड डेड सेल्स व्हिच रिसेंबल्स लाइक हनीकॉम्ब, है ना। और इन्होंने जितना भी वर्क अपना परफॉर्म किया था, उस सभी वर्क को इन्होंने एक बुक में पब्लिश किया था, जैसे दोस्त क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफिया। ये याद रखिए दोस्त, बहुत जरूरी है, उस बुक को क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफिया, है ना। इसके बाद दोस्त देखिए, जो दूसरा नाम आता है वो क्या है, एंटोन वैन लीवेनहुक। अब दोस्त देखिए, जो रॉबर्ट हुक है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये डेड सेल्स की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, डेड सेल की। वहीं अगर मैं आपसे लिविंग सेल की बात करूं, तो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे, एंटन वन लीवेनहुक। इन्होंने डिस्कवरी दोस्त कब की थी, 1674 में। और रॉबर्ट हुक की जो ईयर है उसे आप याद रखिएगा, ये ईयर कौन सी थी, 1665। तो एंटन वन लीवेनहुक की ये जो डिस्कवरी थी फर्स्ट लिविंग सेल्स की, ये किसके ऊपर स्टडी कर रहे थे दोस्त, बेसिकली ये पॉन्ड वाटर में स्टडी कर रहे थे, है ना, पॉन्ड वाटर के ऊपर। और इनका जो माइक्रोस्कोप था वो भी कुछ थोड़ा सा अपडेटेड था। जो इनका माइक्रोस्कोप था वो सिंपल था, सिंपल माइक्रोस्कोप, जबकि इनका माइक्रोस्कोप कैसा था, थोड़ा अपडेटेड, जिससे और ज्यादा छोटी चीज को जो है देखने के लिए सक्षम थे, है ना। इन्होंने देखिए दोस्त, फिर जो है बाद में कई अदर सेल्स को भी डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया, जिसमें दोस्त क्या क्या है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स जो अपने ब्लड के अंदर है, रेड ब्लड सेल्स, ईस्ट सेल्स, जो कि क्या है दोस्त, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है ना, जिनका कोई शेप नहीं होता, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, नो फिक्स्ड शेप, है ना।
इनको भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था। इसके अलावा दोस्त ह्यूमन स्पर्म सेल्स को भी ऑब्जर्व किया और अदर बैक्टीरिया सेल्स को भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो ठीक है दोस्त, डिस्कवरी ऑफ सेल्स में यही दो इम्पोर्टेंट नाम आते हैं हमारे पास। अब दोस्त आगे देखते हैं अपने पास, है ना, आगे क्या है। ठीक है, आगे आते हैं अपने पास कंट्रीब्यूशन बाई अदर स्कॉलर्स। और कौन से स्कॉलर थे जिन्होंने सेल या उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेके अपना जो है वर्क परफॉर्म किया। तो इसमें दोस्त मेनली 4 नाम्स आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन, जे.ई. पुरकेंजी, अर्स्ट हैकेल और दोस्त रुडोल्फ विर्क्यू। तो देखिए दोस्त, रॉबर्ट ब्राउन जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसकी डिस्कवरी के लिए। इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इनसाइड प्लांट सेल। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है दोस्त, न्यूक्लियस सेल्स, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, एनिमल सेल, इसके अंदर एक स्मॉल स्फेरिकल डेंस बॉडी होती है जो क्या होती है, इस सेल्स की अदर एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। ये हम आगे भी जानेंगे इन डेप्थ में, है ना। तो दोस्त बेसिकली इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। तो ब्रेन ऑफ सेल, तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की इनसाइड प्लांट सेल। याद रखिएगा दोस्त, किसके अंदर इन्होंने डिस्कवरी की थी, प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। और ये डिस्कवरी की ईयर क्या थी, 1831। ये याद रख लीजिएगा, ये वाली पहली वाली इंपॉर्टेंट है, चाहे इसके बाद वाली ये जो है इन्हें आप मत रखिएगा, लेकिन फर्स्ट वाली आप ये याद रखिएगा, है ना। इसके बाद जो सेकंड नाम आता है दोस्त वो क्या है, जे.ई. पुरकेंजी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्त, इन्होंने क्या है सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था फॉर द लिविंग मटेरियल इनसाइड सेल। अब दोस्त प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म देखिए साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, सिंपली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब दोस्त यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो स्ट्रक्चर है, फ्लूइड जो है, ये प्लस ये वाला जो है डेंस स्फेरिकल बॉडीज के अंदर जो फ्लूइड है, ये दोनों ही क्या है, ये लिविंग पार्ट है। तो इनसे मिलके जो बनने वाली एक चीज है वो भी दोस्त क्या होगी, अल्टीमेटली वो भी क्या होगी, लिविंग होगी, है ना। तो उसी टर्म को इन्होंने क्या दिया, नाम दिया एक प्रोटोप्लाज्म। उसको इन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म। तो जे.ई. पुरकेंजी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, प्रोटोप्लाज्म टर्म को नेम करने के लिए। इसके बाद थर्ड नेम जो हमारे पास आता है वो क्या है, अर्नस्ट हैकेल। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्होंने बेसिकली हेरिडिटरी करेक्टर की खोज की थी न्यूक्लियस के अंदर। अब ये हेरिडिटरी करेक्टर क्या होता है बेसिकली दोस्त समझिए, जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन सेल है ना, एक ह्यूमंस, अब ये अपने जब ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेगा, ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देगा, तो उनकी अपीयरेंस भी जो होगी, आउटर अपीयरेंस वो भी इसी के जैसी होगी, है ना। तो जैसे इसमें मान लीजिए एक ऑर्गन है टंग, है ना, जीभ जो है, तो मान लीजिए उसके अंदर कुछ सेल्स हैं। अब मान लीजिए वो क्या है, जब दूसरे नए सेल्स को जन्म देंगे, है ना, तो उन सेल्स के पास भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी दोस्त, कि वो जो है टेस्ट को जज कर पाएंगे, है ना। तो ये दोस्त किसकी वजह से हो पा रहा है, बेसिकली ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की वजह से हो पा रहा है। तो अर्स्ट हैकेल जो है इन्होंने ये क्या पता लगाया था कि ये जो हेरिडिटरी कैरेक्टर होता है ये सेल के किस ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है, तो वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है हेरिडिटरी कैरेक्टर पाया जाता है। तो ये किसने डिस्कवर किया था दोस्त, फर्स्टली अर्स्ट हैकेल ने। इसके बाद जो दोस्त चौथा नाम अपने पास आता है वो क्या है, रुडोल्फ विर्क्यू का। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, बेसिकली इन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसको के बाद में सेल थ्योरी में भी इंक्लूड किया गया है ना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको सिंपली बता दूं कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्या है, कि जितने भी हमारे पास अभी सेल्स प्रेजेंट है ना, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हुई है। जितने भी सेल्स अभी प्रेजेंट हैं वो किससे बने हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं। तो इनके इस स्टेटमेंट को लेटरली सेल थ्योरी में भी इंक्लूड किया गया, जैसे हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं ना। तो चलिए, मुझे लगता है यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोटोप्लाज्म क्या है, और जो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था वो फर्स्टली प्लांट सेल के अंदर किया था, है ना। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। चलिए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट दोस्त अपने पास क्या आता है, बेसिकली सेल थ्योरी। अब देखिए यहाँ इस डायग्राम्स के अंदर देखिए आप पहले सिंपली सेल थ्योरी क्या है ना। देखिए तो दोस्त देखिए, जितना भी वर्क हिस्ट्री में सेल या उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट को लेके हुआ, है ना, जितना भी वर्क हिस्ट्री में हुआ, पास्ट टाइम में जितना भी वर्क हुआ सेल के स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेके, उसको क्या किया गया दोस्त, उसको पेपर फॉर्म में उसे समराइज या फिर पब्लिश कर दिया गया, है ना। पेपर फॉर्म में उसे
समराइज या फिर पब्लिश कर दिया गया और उसे कंबाइंडली क्या नाम दिया गया, सेल थ्योरी। क्या नाम दिया गया, सेल थ्योरी, है ना। अब इस सेल थ्योरी में बेसिकली जो है तो जो मेजर नाम आते हैं वो दोस्त किस किस के हैं, जैसे स्केलेडन और स्वान, है ना। अब देखिए दोस्त, ये दोनों ही क्या थे दोस्त, जर्मन थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, जिसमें ये स्वान जो थे ये क्या थे, बेसिकली बॉटनिस्ट थे, ये प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते थे। और ये स्केलेडन जो थे ये क्या थे, बेसिकली जूलॉजिस्ट थे, ये किसके ऊपर स्टडीज परफॉर्म करते थे, एनिमल्स के ऊपर। तो इसके जो कुछ मेजर स्टेटमेंट्स हैं सेल थ्योरी के, अब हम उन्हें जानते हैं, है ना। तो इसके अंदर जो जो पहला मेजर स्टेटमेंट अपने पास आता है वो क्या है, सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, है ना। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये जितने भी ऑल लिविंग बीइंग्स हैं उनकी सेल्स, इसे हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। ये हुआ। इसके बाद दूसरा क्या है, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल्स। अब क्या है, जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन दोस्त बेसिकली क्या होती है, ये क्या है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन जो सेल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए की जाती है सेल द्वारा ही, है ना। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं ये क्या है, टू टाइप्स की होती है। यहाँ पे आप थोड़ा सा जान लीजिए, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। अब ये दोनों अलग अलग क्यों है, ये दोनों एनर्जी को लेकर ही अलग अलग है। एनर्जी को लेकर कैसे दोस्त, देखिए इन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के बाद अगर एनर्जी निकल रही हो, है ना, एनर्जी क्या हो रही हो, रिलीज हो रही हो, तो वो रिएक्शंस क्या हो जाती है दोस्त, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो जाती है। एनर्जी रिलीज हो रही है, कैटाबॉलिक। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो वो क्या हो जाएंगी, वो एनाबॉलिक रिएक्शंस हो जाएंगे, है ना। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह की होती है और ये जो है किसके अंदर, सेल्स के अंदर परफॉर्म की जाती है, सेल्स के द्वारा ही, है ना। अब देखिए तीसरा पॉइंट दोस्त अपने पास क्या है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम फ्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या फिर जैसे हम कंबाइनली क्या कर सकते हैं, यूनिसेलुलर ई सेलुलर, है ना। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी सेल्स हैं अभी जो प्रेजेंट हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, उनकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हुई है। पेरेंट सेल्स ने किसको, ऑफस्प्रिंग सेल्स को बर्थ दी है ना। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद दोस्त नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज सिंगल सेल। इसके बाद जो पॉइंट है सेल थ्योरी में वो क्या है, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज सिंगल सेल, जैसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है दोस्त, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज ए होल इज आउटकम ऑफ कंबाइंड एक्टिविटीज ऑफ सेल। अब देखिए जितने भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनिज्म वो किसकी कंबाइंड एक्टिविटीज का रिजल्ट है, अल्टीमेटली किसकी, सेल्स। ये भी हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये सब क्या है, जो भी वर्क हमारा हिस्ट्री में सेल्स को लेके हुआ था या उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेके हुआ था, उसे क्या है पेपर फॉर्म में पब्लिश कर दिया गया और उसे नाम दे दिया गया कि ये क्या है, सेल थ्योरी है। मेजर नाम इसके अंदर क्या आते हैं, स्लेडन और स्वान, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अब दोस्त यहाँ पे एक याद रखने वाली चीज ये भी है कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरीज आर वायरस। वायरस जो है ये क्या है, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, मतलब इनके ऊपर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती, है ना। तो ये क्यों नहीं होती दोस्त, बेसिकली ये समझिए। ये देखिए दोस्त, जो पहला पॉइंट है, सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। ये क्या कह रहा है कि जितने भी लिविंग बीइंग है उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल्स। जबकि दोस्त देखिए जो वायरस होते हैं ये क्या है, न तो ये पूरी तरह लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग। जब ये शरीर के अंदर आ जाते हैं तो इन्हें क्या रेफर किया जाता है कि ये लिविंग है, और जब ये बाहर होते हैं तो इन्हें क्या किया जाता है कि ये नॉन लिविंग है ना। तो ये दोस्त क्या है, न तो कम्प्लीटली ये लिविंग है न नॉन लिविंग है। तो इनके ऊपर ये पहला पॉइंट यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है। इसके बाद दोस्त देखिए तीसरा पॉइंट ये जो है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो रुडोल्फ विर्क्यू ने प्रपोज किया था, ये पॉइंट भी इन वायरसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता। वो दोस्त कैसे, देखिए बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, है ना, एनवायरमेंटल चेंजेस, या फिर जब एनवायरमेंट की कंडीशन जो है वो बहुत जल्दी से अचानक से अगर चेंज हो जाती है तो वो भी किसकी, वायरसेस की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। वो एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर कभी अचानक से चेंज हो जाती हैं तो उनकी वजह से भी क्या है, बहुत सारे वायरसेस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वही दोस्त ये पॉइंट भी इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है ना। तो इसीलिए क्या है, सेल्स थ्योरी के ऊपर ये क्या है, एक्सेप्शन है वायरसेस। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है वो बेसिकली क्या है, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, है ना। तो सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखिए दोस्त क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी क्या है, जिनकी बॉडी केवल एक सेल से बनी हुई है या जिनकी बॉडी में केवल एक सेल प्रेजेंट है, वो दोस्त मेरे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ए सिंगल सेल कंस्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक से ज्यादा सेल्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो दोस्त क्या है, मेरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखिए, मल्टीपल सेल्स आर ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी विच अज्यूम डिफरेंट फंक्शन, तो उन्हें हम क्या करेंगे, मल्टी सेलुलर। इसके बाद दोस्त देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ फ्लेवर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए डिवीजन ऑफ फ्लेवर क्या है दोस्त, ये समझिए। जैसे हमारे जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, जैसे मान लीजिए क्या है, ह्यूमंस है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे ह्यूमंस, है ना। तो ह्यूमंस के अंदर देखिए क्या है, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या है, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए सोच रहे हैं, है ना, सोच रहे हैं, सोचना जो है, अगर हम सोच रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास कौन से सेल्स हैं, न्यूरोलॉजिकल सेल्स, है ना, न्यूरोलॉजिकल। वहीं अगर हम क्या कर रहे हैं, रेस्पायरेशन कर रहे हैं या फिर ब्रीथिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर हमारे सेल्स हैं। अगर हम एक्सक्रिएशन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, हमारे पास जो एक्सक्रिएशन के सेल्स डिफरेंट हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है ना, डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट सेल्स। तो ये क्या हुआ, ये डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा, है ना, काम का बंटवारा हो गया। जितने भी काम है उनको एक ही आदमी नहीं कर रहा है, उनको डिफरेंट डिफरेंट आदमी कर रहा है ना। तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। वहीं अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल से बॉडी बनी हुई है ना। तो उनके अंदर जो भी फंक्शंस करना है, जैसे मान लीजिए रेस्पायरेशन हो, ट्रांसपिरेशन हो, सपोज कर लीजिए एक्सक्रिएशन जो भी हो, डाइजेशन हो, जितने भी फंक्शंस हैं वो क्या है, यही सेल परफॉर्म करेगा सारे, है ना। कोई और इस सेल्स के अलावा वहां पे अदर बॉडी नहीं है तो वो परफॉर्म करे इस इन फंक्शंस को। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट सेल्स जो है हमारे पास है ना। तो डिफरेंट फंक्शन के लिए यहाँ डिफरेंट सेल है, तो मतलब यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर है। यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, यहाँ पे एक ही सेल्स को सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, है ना। अब देखिए दोस्त यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ये पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो यूनिसेलुलर में देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, सबसे पहले क्या क्या है, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया और ईस्ट, है ना। क्या क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये किसके एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर। अब देखिए इसमें तो आप ये भी जानते होंगे कि जो अमीबा है इसका तो कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है ना, ये बेसिकली क्या है, प्रोटोजोआ है ना। ईस्ट है, इसका भी कोई फिक्स शेप नहीं है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्त, फर्मेंटेशन के लिए, है ना। फर्मेंटेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इससे क्या है, जो ग्रेप्स वगैरह हैं या जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज कराया जाता है ना। तो ये सब क्या है दोस्त, हमारी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वहीं मल्टी सेलुलर की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इसमें तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म वो क्या है, वो मल्टी सेलुलर है। जैसे फंजाई, प्लांटा, एनिमेलिया, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर में। अगर मैं थोड़ा सा बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर के कंपैरिजन में बात करूं इस चैप्टर की, यहाँ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की, तो वो क्या क्या हो जाएंगे दोस्त, जितने भी हमारे क्या है, मोनेरास जितने भी है ना, मोनेरा, वो क्या है दोस्त, वो मेरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वही मोनेरा के बाद वाले जितने भी एनिमल किंगडम में आते हैं वो सब क्या है मेरे, वो मल्टी सेलुलर है। मोनेरा के बाद क्या क्या है दोस्त, बेसिकली प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमेलिया, ये सब क्या है, ये सब जो है ये मल्टी सेलुलर है ना। मोनेरा में बेसिकली क्या है, यूनिसेल, मोनेरा में यूनिसेलुलर क्या है, बैक्टीरियाज वगैरह मेनली आते हैं मोनेरा में, है। ये क्या है, यूनिसेलुलर है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास आता है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। तो इसके लिए हम जानेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। तो सिंपली अगर मैं दोस्त देखिए आपसे बात करूं तो प्रोकैरियोट्स मेरे क्या हैं, वो सेल्स जिनके पास जो है या तो न्यूक्लियस ही नहीं है या फिर क्या है, उनका न्यूक्लियस क्या है, थोड़ा सा बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है, किसी मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं है।
है ना दोस्त। इसके लिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप समझिए, जैसे क्या है मेरे पास डिफरेंट सेल्स है ना, उनके अंदर क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें दोस्त क्या क्या आता है मेनली सबसे बाहर जो है वो क्या है सेल मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर सबसे आउटर स्ट्रक्चर वो क्या है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर दोस्त फिर क्या है साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है ना दिख रहा हुआ जो डेंस फ्लूइड्स है वो क्या है साइटोप्लाज्म। इसके बाद दोस्त क्या आता है जो एक इंटरनल सेंटर में है ये बेसिकली एक इंटरनल डेंस स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं न्यूक्लियस। तो वही दोस्त यहाँ पे देखिए वो सेल्स जिनके अंदर या तो न्यूक्लियस है ही नहीं, है ना, या फिर जिनके अंदर है भी तो उनका जो न्यूक्लियस है वो क्या है बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है, किसी मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि बेसिकली यूकेरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस को बाउंड करती है, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं है ना। तो वो दोस्त क्या है मेरे प्रोकैरियोट्स। और अब वहीं अगर मैं यूकेरियोट्स को फिर आपको दोबारा से बताऊं तो यूकेरियोट सेल कौन से हैं, वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है ना। जो न्यूक्लियस है वो क्या है उनका न्यूक्लियस बहुत अच्छी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है ना। तो ये क्या है मेरे यूकेरियोट सेल्स है। अब देखिए ये क्या है फर्स्ट टू इवॉल्व, अर्थ की फॉर्मेशन जैसे ही मेरी अर्थ की फॉर्मेशन हुई है ना। ये अगर हम बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से देखें तो बिग बैंग थ्योरी में 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग इवेंट है ना। तो उसके 5.5 मिलियन बिलियन ईयर्स अगो लगभग क्या हुआ है वो सन की फॉर्मेशन हुई है, सन की फॉर्मेशन तो लगभग इसके 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, अगर मैं आपसे कहूँ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो है क्या हुआ है अर्थ की फॉर्मेशन हुई है बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से है ना, अर्थ फॉर्मेशन। तो मैं इसके हिसाब से देखूं तो इसके कुछ ही समय बाद मतलब इसके 2 बिलियन ईयर्स एगो बाद मतलब लगभग 3 बिलियन ईयर्स एगो के करीब जो सबसे पहले सेल्स हैं जो मेरे इवॉल्व हुए हैं वो दोस्त क्या कहलाते हैं मेरे प्रोकैरियोट सेल्स हैं। वो क्या है प्रोकैरियोट्स, ये क्या है फर्स्ट टू इवॉल्व। बेसिकली ये क्या है दोस्त स्मॉलर इन साइज होते हैं है ना, और क्या है सिंपलर है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कोई वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, बिखरा हुआ सा स्ट्रक्चर है। और देखिए दोस्त यहाँ पे और आप ध्यान दीजिए जितने भी प्रोकैरियोट सेल्स है ना उनके अंदर आपको क्या मिलेगा बेसिकली या तो सिलिया या फिर फ्लेजिलम अटैच्ड हुआ मिलेगा उनकी बॉडी से है ना। तो ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स क्या है इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे इन्हीं का ही मॉडिफिकेशन बाद में हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं यूकैरियोटिक सेल्स में है ना। ये बेसिकली क्या है लार्जर होते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, तो इनका क्या है साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना। और इनका क्या है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये सिंपलर थे ये क्या है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना। वहीं अगर हम इनकी बात करें एग्जाम्पल्स की तो जितने भी एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं फंगी प्रोटिस्ट वही दोबारा से एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन वाला मोनेरा वाले जितने हैं वो इधर आ जाएंगे प्रोकैरियोट में, और मोनेरा के बाद वाले जो हैं वो सब क्या आ जाएंगे यूकैरियोट्स में आ जाएंगे। तो वो दोस्त क्या है इसमें है। अब क्या है दोस्त ये तो इनकी डिफरेंसेस हो गई, ये इनकी डिफरेंसेस हो गई है ना। अब इनके बाद क्या है इनमें कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, दोनों तरीके के सेल्स में कुछ सिमिलरिटी है वो देखते हैं हम। देखिए दोनों के पास क्या है डीएनए होता है, अपना डीएनए है ना, इसकी वजह से उनके अंदर क्या है हेरिडेटरी करेक्टर्स है ना। इसके बाद क्या है दोनों ही अलाइव है मतलब जीवित हैं, दोनों ही क्या है लिविंग है ना। सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके पास नहीं है इसके पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास ही है, और दोनों के पास इसके अलावा क्या है साइटोप्लाज्म भी है ना। तो ये क्या है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है। अब थोड़ा सी अगर हम इनकी फिर से टर्मिनोलॉजी की बात करें तो देखिए यूकैरियोट्स का यू का मतलब क्या होता है ट्रू न्यूक्लियस, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, यू मतलब ट्रू, इनके पास क्या है ट्रू न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। वहीं प्रोकैरियोट्स के पास क्या है ट्रू मतलब होता है बिफोर और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस जब डेवलप नहीं हुआ था जिन सेल्स में अर्थ फॉर्मेशन के बाद उनसे पहले वाले सेल्स जो है ना, जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई नहीं थी या फिर जहां से शुरुआत हुई थी वो सेल्स मेरे कौन से कहलाते हैं प्रोकैरियोट सेल। देखिए प्रोकैरियोट सेल्स lack various membrane bound organelles such as mitochondria, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस etc है ना। इन सबको हम इन डिटेल्स में क्या है डिस्कस करेंगे आगे।
तो क्या है, ये सब जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होते जबकि यूकैरियोट्स में होते हैं। अब देखिए फिर दोस्त यहाँ पे याद रखने वाली बात आ जाती है क्या, कि वायरसेस आर नाइदर प्रोकैरियोट्स नाइदर यूकैरियोट्स। वायरसेस जो है वो न तो सेल थ्योरी को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे थे और न ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की डेफिनेशन को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा, वायरस क्या है, इन दोनों के ही एक्सेप्शन है। अब मुझे लगता है आपको दोस्त ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपने पास बेसिकली दोस्त आता है सेल साइजेस एंड सेल शेप्स। अब मैं जैसे पहले ही आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट साइज जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो यहाँ पे हम क्या थोड़ी सी और कुछ स्पेसिफिक सेल शेप और सेल साइज की बात करेंगे। तो देखिए सेल शेप्स जो है बेसिकली मेरे वो क्या है, ये थ्री डायमेंशनल एस्पेक्ट्स हैं, है ना, 3D। इसमें क्या आएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज आ जाएंगी। जबकि सेल साइज जो है वो क्या है मेरा, वो 2 डायमेंशनल एस्पेक्ट है, जिसमें केवल क्या आएगा, लेंथ और ब्रेथ आएगा, है ना। ये समझ लीजिए। सेल्स में भी स्पिंडल शेप्ड, एग्जांपल मसल सेल्स। स्पिंडल शेप जैसे इनके जो एंड्स है वो टेपरिंग हो और जो सेंट्रल पार्ट है वो थोड़ा सा क्या हो, बल्की हो। तो ऐसे भी सेल्स हैं, जैसे एग्जांपल क्या है, मसल सेल्स, है ना। नर्व सेल एलोंगेटेड, एलोंगेटेड अभी क्यों है, क्योंकि बॉडी पार्ट्स में जो है क्या है, इनको मैसेज कैरीड आउट करना होता है ज्यादा से ज्यादा पार्ट में, तो जिसके लिए इसका शेप कैसा है, एलोंगेटेड है। ओवल शेप्स के होते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, क्यूबोइडल शेप्स के हैं जर्म सेल्स, है ना। ब्रांच्ड ओस्टियोसाइट एंड क्रोमेटाफोर्स, ब्रांच सेल्स के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे ओस्टियोसाइट जो कि क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल्स है, बोन फॉर्मिंग सेल्स, है ना। इसके अलावा क्या है, क्रोमेटाफोर्स। क्रोमेटाफोर्स दोस्त बेसिकली क्या होते हैं, एनिमल्स की स्किन के कलर के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। एनिमल स्किन कलर के लिए, स्किन कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या है मेरे, क्रोमेटाफोर्स, एनिमल्स की। इन एनिमल्स में दोस्त बेसिकली क्या आएगा, जैसे रेप्टाइल्स हुए, बर्ड्स हुए, है ना, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, है ना। तो इन सब के लिए एम्फीबियंस, है ना। अगर मैं वहीं आपसे थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बात करूं ह्यूमंस की, ह्यूमंस या फिर मेमल्स की, तो वहां पे एनी सेल्स को क्या कहा जाता है दोस्त, मेलेनोसाइट्स, मेलेनोसाइट्स, है ना। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि कलर के लिए कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, एनिमल्स में क्रोमेटाफोर, वहीं मैमल्स में इन सेल्स को क्या कहते हैं, मेलेनोसाइट्स, है ना। तो ये क्या है, डिफरेंट सेल शेप्स है हमारे पास। अब वहीं पे अगर हम बात करें तो दोस्त देखिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि बहुत सारे सेल जो उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, जिसमें जैसे हम देख चुके हैं पहले क्या क्या है, अमीबा और WBC। इसे भी याद रखिएगा दोस्त, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है अपने ब्लड के अंदर, उनका कोई कोई फिक्स्ड शेप नहीं है ना। अब इसके बाद बात आती है सेल साइजेस की। तो मैंने जैसा आपको पहले ही बता दिया, ये क्या है, 2 डायमेंशनल एस्पेक्ट है ना। इसमें क्या है, लेंथ और ब्रेथ ही मेजर करते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई नर्व सेल मान लीजिए, हमने कहा कि एलोंगेटेड है ना, लंबे हैं बहुत ज्यादा, तो अब सेल साइज के अंदर हम क्या नापेंगे इसका, कि वो लंबे हैं तो वो कितने लंबे हैं, है ना। ओवल में ऐसे ही हम अगर सेल साइज को देखें तो ओवल में हम क्या नापेंगे, कि जैसे अगर वो मोटे हैं तो वो कितने मोटे हैं, है ना। थोड़ा सा क्या है, मैथमेटिकल वर्ड्स को इसमें ज्यादा यूज करते हैं सेल साइज के अंदर, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखिए स्मॉलेस्ट नोन सेल इज माइकोप्लाज्मा और PPLO, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इट्स साइज इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, है ना, जैसा ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे बैक्टीरियल सेल्स हैं वो क्या है, 0.5 mm से 5.5 mm तक हो सकते हैं, है ना। ह्यूमन RBCs जो है ये 7 to 20 mm, ह्यूमन लीवर किडनी सेल जो है ये 22 से 30 mm लगभग हो सकते हैं, इनका साइज जो है। और लॉन्गेस्ट सेल जो कि नर्व सेल्स है, उनका साइज लगभग कितना होता है, 90 से 100 सेंटीमीटर, है ना। सबसे छोटा 0.1, ये याद रखिएगा, 0.1 to 0.5, और सबसे बड़ा वही 90 से लगभग 100 सेंटीमीटर तक का हो सकता है ना। तो ये याद रख लीजिएगा आप, है ना। सेल शेप और सेल साइज की बात होगी यहाँ पे। इस डायग्राम को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इससे आपके और डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए फिर क्या है, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इनसाइड सेल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, ये हम पहले देख ही चुके हैं। ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए डिफरेंट सेल्स के शेप और साइजेस दिए हुए हैं, इनसे क्या है आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसके बाद जो हमारा जो मेन जो चैप्टर्स का टॉपिक है वो शुरू हुआ है ना। वो तो उसमें मेनली हमारे पास क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल।
है ना। यहाँ से जो है क्या है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से मोस्टली सवाल आते हैं ना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, देखिए जितने भी सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स जितने भी हैं हमारे अर्थ के ऊपर, उन सब के क्या है, एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, कॉमन स्ट्रक्चर है ना। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे सबसे पहला पार्ट दोस्त देखिए क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन या फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर क्या कह सकते हैं, प्लांट सेल है तो वो क्या हो जाएगी, सेल वॉल हो जाएगी। तो ये होती है सबसे आउटर कवरिंग। सेकंड दोस्त क्या होता है, न्यूक्लियस, जो इसका क्या है, ब्रेन, जो इसके सारे अंदर की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है सेल्स की, वो क्या है दोस्त, मेरा क्या है, न्यूक्लियस है। इसके अलावा एक तीसरा स्ट्रक्चर और होता है सेल्स के अंदर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो एक फ्लूइड है ना, जो फ्लूइड मेरा भरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त देखिए अपने पास क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन, है ना। सबसे पहले क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन। इसे दोस्त और क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं हम, है ना। प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अब दोस्त देखिए सिंपली तो ये क्या है, जो सेल्स हैं उनकी आउटर कवरिंग, जो एक मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन बना रही है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब थोड़ा सा फोकस लैंग्वेज में अगर हम इसे पढ़ें तो क्या है, देखिए, ईच सेल इज बाउंडेड बाई थिन डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। हर सेल जो है वो एक पतली सी, नाजुक सी और लचकीली मेम्ब्रेन से बना बंधा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, सेल्स की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, विच सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे जो भी इसका एक्सटर्नल ये वाला एनवायरनमेंट है, इससे सेल के कंटेंट को, मतलब सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट है उससे क्या है, सेपरेट की हुई रहती है ये, है ना। स्ट्रक्चरली इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, स्ट्रक्चरली क्या है दोस्त, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, लचकीली होती है ना। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, लिपिड्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। तो इसके स्ट्रक्चर को जो है, इसके स्ट्रक्चर के लिए और एक बहुत ज्यादा क्या है, वेल डिफाइंड मॉडल जो है प्रपोज किया गया है इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो दोस्त किसने दिया है, सिंगर और निकलसन ने, याद रखिएगा ये आप, 1972 में ये प्रपोज किया है ना। इसे दोस्त क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल कहते हैं इसे, है ना। याद रखिएगा, ये जो इन्होंने सिंगर और निकलसन ने मॉडल प्रपोज किया था, वो देखने में कुछ ऐसा था जिसके अंदर क्या है, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स जिनसे ये सेल मेम्ब्रेन बनती है, उनके कंस्टिट्यूएंट्स को दिखाया गया था। तो जैसे इसमें देखिए, है ना, जैसे इसमें क्या है, ये किसकी लेयर दिखाई गई है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, डबल लेयर है ना, डबल लेयर दिखाई गई है फॉस्फोलिपिड्स की। ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स है ना। यहाँ पे क्या दिखाया गया दोस्त, प्रोटीन दिखाई गई है ना। और ये क्या है, चैनल प्रोटीन दिखाई गए, जिनसे क्या है दोस्त, जो इसके अंदर और बाहर जो ट्रांसपोर्टेशन होना है मटेरियल्स का, वो कैरिड आउट होता है। तो ये सिंगर और निकलसन ने फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल प्रपोज किया था। तो समझ में आया, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, थिन डेलिकेट, ये सब हम कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा पतली, नाजुक सी, लचकीली मेम्ब्रेन, जो सेल को बाहर से बांधी हुई रहती है और उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है, वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्त, अब अपने पास क्या था, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन जो है उसके क्या मेजर फंक्शंस है, देखिए, इट अलाउज एंड परमिट ओनली फ्यू सेलेक्टिव मटेरियल टू पास विद इन सेल बाउंड्री। केवल कुछ ही मटेरियल को पास होने देती है अपने अंदर से, ऐसा नहीं है कि जो भी मटेरियल इसके बाहर अप्रोच कर रहा है ना, जो भी कुछ अप्रोच कर रहा है उस सबको अंदर आने दे, ऐसा नहीं है। जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है, जो सेल्स की जरूरत का मटेरियल है ना, उसे ही क्या करेगी, अपने अंदर जाने देगी, अदरवाइज उसे यहीं पर रोक देगी। इसीलिए दोस्त क्या कहते हैं इसे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसे, है ना। क्यों, क्योंकि कुछ ही मटेरियल को अपने अंदर से पास होने दे रही है। इसके बाद सेकंड क्या है दोस्त, इट बाउंड्स द सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर जो भी फ्लूइड्स है ना, सेल है, इसके अंदर जो भी फ्लूइड्स भरा हुआ है, मान लीजिए साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस या जो भी अदर फ्लूइड कंटेंट है, उसे क्या है, अपने अंदर बांधे समूह रखती है ना। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी एंड प्रोवाइड्स एन आउटर बाउंड्री टू सेल। सेल्स को क्या है, इंजरी से भी प्रोटेक्ट करती है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्या है, फॉरेन मटेरियल अगर आके सेल को इन्वेड करना चाहे, तो वो सबसे पहले किससे इंटरवेन करेगा, वो सेल मेम्ब्रेन से करेगा, है ना।
उसके बाद ही वो सेल के अंदर एंट्री कर पाएगा। अगर वो सेल मेम्ब्रेन से जो है क्या है जीत जाएगा, मान लीजिए, है ना। तो ये क्या है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इंजरी। इसके बाद दोस्त क्या है, मेम्ब्रेन फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट विद इन सेल थ्रू। अब देखिए दोस्त क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन है ये मूवमेंट कराती है मटेरियल्स का अपने अंदर से, इन दो प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में अगर आपको सिंपली समझाऊं तो डिफ्यूजन क्या है, ये बेसिकली क्या है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है, गैसियस मॉलिक्यूल का मूवमेंट है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, है ना। हाइयर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पे वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वहां से लोअर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ कम अमाउंट में प्रेजेंट है उनकी तरफ गैसियस मॉलिक्यूल्स का क्या है मूवमेंट, क्या कहलाता है मेरा, डिफ्यूजन। और वहीं मैं ऑस्मोसिस की बात करूं तो इन्हीं गैसियस मॉलिक्यूल्स की जगह मैं किसके मॉलिक्यूल ले लूं, लिक्विड मॉलिक्यूल। अगर मैं लिक्विड मॉलिक्यूल या फिर फ्लूइड मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की बात करूं फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वो दोस्त क्या हो जाता है, वो ऑस्मोसिस हो जाता है ना। तो देखिए जब ये सेल मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से मूवमेंट को पजेस करती है तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सॉल्यूशन मिलते हैं, है ना, जिन्हें हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। ये दोस्त काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें समझते हैं दोस्त, चलिए, है ना। तो देखिए दोस्त, हाइपरटोनिक का केस कब बनता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक सेल है ना। इसके अंदर मान लीजिए जो भी मटेरियल भरा हुआ है, जैसे मान लीजिए पानी इसके अंदर भरा हुआ है ना, तो ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये क्या है, इसका आउटर आउटर एनवायरनमेंट है ना। तो इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उसका कंसंट्रेशन क्या है, इसके अंदर बहुत ज्यादा है, हाई है ना। और जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर जो पानी का कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो लो है ना, लो। तो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ के लिए होता है, हाइयर से लोअर के लिए, है ना। तो क्या होगा इस सेल के अंदर, अब ये जो वाटर है ये हाइयर से लोअर की तरफ, मतलब सेल्स के अंदर से सेल के बाहर की तरफ, बाहर वाले एनवायरनमेंट में ये पानी चला जाएगा, जिसकी वजह से ये सेल क्या है, स्क्वीज इन कर जाएगा, थोड़ा सा सिकुड़ सा जाएगा। तो इसे ही दोस्त हम दूसरी भाषा में और क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, है ना। दोस्त याद रखिएगा कब होता है, जब सेल्स के अंदर पानी ज्यादा हो या फिर कोई अदर फ्लूइड ज्यादा हो और सेल के बाहर क्या है वो कम हो, तो वो अंदर से बाहर क्या करेगा, मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। ये तो दोस्त किसका केस हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। दूसरा केस दोस्त अपने पास आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या है, इसका जस्ट रिवर्स है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सेल है ना, इसके अंदर जो भी कोई फ्लूइड है वो कम अमाउंट में है, इनिशियल फेज में, है ना। और जो इसका एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या है, ज्यादा ज्यादा कंसंट्रेशन में क्या है, पानी या कोई अदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो क्या होगा दोस्त, कुछ टाइम जब स्पेंड हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो पानी है या अदर फ्लूइड्स है ये बाहर की तरफ से इसके अंदर की तरफ, हाइयर हाइयर यहाँ पे है ना, अभी यहाँ इसके अंदर क्या है, लोअर है, तो यहाँ से यहाँ की ओर ये क्या है, बढ़ने लग जाएगा। तो इसके वजह से इसके अंदर ही मटेरियल, ये जो है सेमी कंटेंट फ्लूइड जो है ये क्या है, आ जाएगा, ये मूव कर जाएगा। तो जिसकी वजह से दोस्त क्या होगा, जो सेल का एक्चुअल शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा, स्क्वीज आउट कर जाएगा वो, है ना। यहाँ पे स्क्वीज इन, यहाँ पे स्क्वीज आउट होगा। इसे ही दोस्त हम क्या कहते हैं, साइटोलाइसिस कहते हैं। तो ये दोस्त किसका केस है, हाइपोटोनिक का। थर्ड केस जो अपने पास दोस्त आता है वो रियल लाइफ में जो है मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए हम इसे भी पढ़ते हैं। तो ये दोस्त क्या बताता है बेसिकली, इसमें जो आउटर है और जो सेल के अंदर है उनके उनके बीच में जो जो कंसंट्रेशन है उसमें क्या है, हाइयर और लोअर का कोई केस नहीं है ना, हाइयर और लोअर का कोई केस नहीं है। उसके अंदर जो पानी है वो दोनों मीडियम्स में ही सेम कंसंट्रेशन में है। सेम कंसंट्रेशन में जब पानी होगा तो न तो वो अंदर की तरफ मूव करेगा और न वो बाहर की तरफ मूव करेगा, तो वो क्या है, जो बैलेंस्ड स्टेट हमें मिलेगी। तो जो सेल जैसा हम डालेंगे पानी या मटेरियल में वो वैसा ही हमें मिलेगा। तो किसका केस हो जाता है, आइसोटोनिक का। ये जो है रियल लाइफ में काफी मुश्किल होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। तो ये जो है क्या है, जो फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के, किस के थ्रू ये मूवमेंट प्रवेश कर दिया, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इसके अंदर हमें हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक 3 केसेस मिलते हैं, है ना। तो ये हमने जान लिया। अब दोस्त चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दोस्त हमारे पास बेसिकली क्या आता है, सेल वॉल। सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है दोस्त, प्लांट सेल के अंदर। याद रखिएगा ये किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लांट सेल। एनिमल सेल्स के अंदर जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। ये हम जानेंगे आगे कि ये क्यों होती है, इसका जो है एक वैलिड रीजन होता है ना, जो है इसे हम जानेंगे।
तो सबसे पहले तो बेसिकली समझते हैं कि सेल वॉल होती क्या है। तो देखिए, इट इज एन आउटर रेज प्रोटेक्टिव सपोर्टिव एंड सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स ओनली, है ना, प्लांट सेल्स ओनली। देखिए क्या है, बाहर की, आउटर बाहर की, टेस्ट मतलब थोड़ा सा निकली हुई, प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करती है, सपोर्टिव सपोर्ट भी करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना, सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट तो समझते होंगे ना, इसके अंदर से क्या है, लाइट पास हो जाती है, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट। तो ये क्या है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट, मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन क्या है, कुछ हद तक जो है इसके अंदर से लाइट पास हो सकती है। तो ये क्या है, ऐसी आउटर कवरिंग है प्लांट सेल्स की, केवल इसकी, केवल प्लांट सेल, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती है, वो हम जानेंगे क्यों नहीं पाई जाती है ना। इसके बाद देखते हैं, जो सेल वन लाइज आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये पाई जाती है। जो प्लांट सेल्स हैं उसमें ऐसा नहीं कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर की जो एक कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है दोस्त, वो सेल वॉल कहलाती है। इट इज कम्पोज्ड ऑफ सेलुलोज फाइबर, या फिर जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स ये है, ये किसको फॉर्म करते हैं, ये सेल वॉल के स्ट्रक्चर को। ये किससे बने होते हैं दोस्त, सेलुलोज, विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, है ना, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्त देखिए क्या है, मेनली फंक्शंस ऑफ सेल वॉल है ना, सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन है। तो देखिए फर्स्ट क्या है अपने पास, इट प्रोवाइड्स ए डेफिनेट शेप टू सेल। सेल का कितना एक्सटेंशन होना है प्लांट सेल्स का, वो कौन डिफाइन करेगा दोस्त, मेजरली कौन डिफाइन करेगा, वो सेल वॉल, आउटर कवरिंग जो है वही तो डिफाइन करेगी। तो वो ये काम कर रही है सेल वॉल यहाँ पे, है ना। इट प्रोटेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रॉम अटैक ऑफ पैथोजन। देखिए जो इसके अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको भी ये प्रोटेक्ट कर रही है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही तो ये सेल वॉल है, सेल वॉल, तो ये क्या, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे भी प्रोटेक्ट कर रही है, और क्या कर रही है, अटैक ऑफ पैथोजन वगैरह से भी बचा रही है सेल को, और मैकेनिकल इंजरी से बचा रही है ना। जो सेल सेम केस था सेल मेम्ब्रेन का, वही सेल वॉल यहाँ पे आउटर में परफॉर्म कर रही है ना, ये हुआ। इसके बाद दोस्त क्या है, प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सेल्स, ये क्या है, हार्डनेस प्रोवाइड कर रही है सेल, सेल जो है प्लांट सेल उसको। इट इज फ्रीली परमेबल टू वाटर। अब यहाँ पे याद रखिएगा, सेल वॉल जो है ये किसके लिए फ्रीली परमेबल होती है, वाटर के लिए। वाटर के लिए क्या है, ये फ्रीली परमेबल है ना। इसके बाद इट हैज नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स, इसके पास क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स में बहुत ज्यादा पतले छेद होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पिट्स। थ्रू विच फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मेटा प्लाज्मोडेस्माटा आर एबल टू पास, जिसमें से दोस्त क्या है, बहुत ज्यादा पतले स्ट्रैंड्स निकले हुए रहते हैं, किसके, प्लाज्मोडेस्माटा के। याद रखिएगा प्लाज्मोडेस्माटा किसके अंदर पाए जाते हैं, केवल प्लांट सेल्स के, है ना, प्लांट सेल्स के अंदर ही प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते, याद रखिएगा, है ना, प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, है ना। इनसे क्या है दोस्त, बेसिकली मूवमेंट ऑफ मटेरियल प्रदेश होता है ना। इसके बाद क्या है, इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मोलाइसिस। अब सेल मेम्ब्रेन के केस में कौन से दो बन रहे थे हमारे पास, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। सेल वॉल के केस में क्या बनना है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस बेसिकली वही है, जो सेल जो हमारा क्या हो जाता है, उसके बाहर पानी या जो फ्लूइड है वो बाहर मूवमेंट कर जाता है, और सेल क्या है, स्क्वीज इन कर जाता है, सिकुड़ सा जाता है। अब उसका जो रियल स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, चेंज होके कम हो जाता है काफी, उसका जो एक्सटेंशन है वो कम हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस, है ना। व्हेन ए लिविंग plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of protoplasm away from cell wall। जो भी लिविंग मटेरियल है वो क्या है, सेल वॉल से अंदर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो उसे हम दोस्त क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ये यहाँ पे दोस्त आप देख लीजिए क्या है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर बेसिकली दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर सेल से, अगर मान लीजिए ये सेल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगी पहले, उसके बाद ये उसके ऊपर क्या है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर है ना। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब जो अपने पास दोस्त मेन स्ट्रक्चर आता है, सेकंड स्ट्रक्चर, वो क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली क्या है, सेल के अंदर जो एक स्मॉल डेंस स्फेरिकल बॉडी है जो कंट्रोल कर रही है इसकी अदर फंक्शनिंग को, वो है न्यूक्लियस। थोड़ा सा इसे पढ़े अगर हम, तो क्या कह रहे हैं, इट इज लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट which is called brain of cell, है ना। इट इज बाउंडेड बाई टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, कितनी, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधा हुआ होता है। ये हम जानेंगे कौन सा ऑर्गेनेल कितनी मेम्ब्रेन से बंधा हुआ होता है ना। इट इज बाउंडेड बाई टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द न्यूक्लियर एनवॉलप, जो न्यूक्लियर एनवॉलप बनाते हैं, विच इज कनेक्टेड थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और ये किससे कनेक्ट रहता है दोस्त, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट हुआ रहता है न्यूक्लियस जो है ना, विच कंटेन्स मैनी पोर्स एंड इंक्लूड्स द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर का जो फ्लूइड्स है न्यूक्लियस के वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। न्यूक्लियस की अगर हम बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर दोस्त मेनली क्या क्या आते हैं, सबसे बाहर इसके आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म जो भी इसके अंदर मटेरियल है, फ्लूइड मटेरियल, न्यूक्लियोलस जो इसके अंदर एक ये डेंस स्फेरिकल बॉडी है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है ना, और क्रोमेटिन मटेरियल जो कि दोस्त किसके टाइम पे फिर होता है, मेनली सेल डिवीजन के टाइम पे। न्यूक्लियोलस इज ए स्फेरिकल डेंस बॉडी विच इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, है ना। ये जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियोलस, ये बेसिकली क्या है, ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स होती है। यहाँ पे क्या है, राइबोसोम सिंथेसिस होती है बहुत ज्यादा। द क्रोमेटिन इज ए थिन थ्रेड लाइक मास ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए। जो क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं वो दोस्त मेनली क्या है ना, तो उसके अंदर मेनली क्या होता है दोस्त, डीएनए ही होता है ना। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बता रहे हैं ना। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल, इट रेगुलेट्स सेल साइकिल एंड हेल्प इन सेल रेप्लिकेशन, इट इज कंसर्न विद ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना। इन सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल है, जो कि क्या है दोस्त, ब्रेन ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। तो ब्रेन ऑफ सेल्स इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो सारे फंक्शंस को क्या है, रेगुलेट और कंट्रोल करता है। सेल साइकिल हो या सेल रेप्लिकेशन हो या ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स हो, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो दोस्त अपने पास मेन आता है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। अब देखिए दोस्त, जो साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या है, तैरते हुए या फिर फ्लूइड करते हुए रहते हैं, है ना। जितने जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं अदर, वो सब किसके अंदर फ्लो किए हुए रहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। देखिए साइटोप्लाज्म बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या है, स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड बाय एन एमोर्फस ट्रांसल्यूसेंट होमोजेनियस कोलोइडल लिक्विड और साइटोप्लाज्म। एमोर्फस का क्या मतलब है दोस्त, मतलब जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है ना, पता नहीं कि इसका एक्सटेंशन कितना हो सेल के अंदर, कोई फिक्स एक्सटेंशन नहीं है। ट्रांसलूसेंट का मतलब वहीं पे क्या है, जैसे ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या था कि अपने अंदर से लाइट को पास होने देता है वो क्लियरली। ये क्या है, इसके अंदर धुंधली धुंधली लाइट पास होगी, अगर हम देखें तो धुंधला सा दिखेगा, है ना। होमोजीनियस मतलब वही एक जैसा कंपोजिशन होता है इसका, जो भी मटेरियल है उसका एक जैसा कंपोजिशन। कोलोइडल लिक्विड कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वैरायटी ऑफ एंजाइम। देखिए दोस्त, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, यहाँ पे दो चीज आएंगी, यहाँ ये समझ लीजिए। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दोस्त क्या होते हैं, जितने भी वो मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम नॉन लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग से, जिनको रॉक्स या फिर मिनरल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें मेनली क्या क्या आते हैं, वाटर, साल्ट, और जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जो जिन्हें हम किससे, लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, लिविंग थिंग से। तो इसमें दोस्त मेनली क्या क्या आ जाते हैं हमारे, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, अदर एंजाइम्स, है ना। अब देखिए, द फ्लूइड इनसाइड साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोसोल। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है क्या है, एक लिविंग फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोसोल, है ना, साइटोसोल। साइटोप्लाज्म कंटेन ए सिस्टम ऑफ प्रोटीन फाइबर कॉल्ड साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन फाइबर्स का एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसे क्या करता है, इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब देखिए फंक्शंस को देख लेते हैं, साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या क्या है ना। तो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल। जितने भी सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं वो अपना मटेरियल किस में रिलीज करते हैं, साइटोप्लाज्म में। वो फिर क्या है, दूसरे ऑर्गेनेल्स तक जो है क्या है, मूवमेंट कर पाता है ना। बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, फैटी एसिड्स अकर हियर, है ना। जितनी भी सिंथेसिस होनी है, जितनी भी मटेरियल की, वो किसके अंदर होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। इसके अलावा दोस्त क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस जो हम कहते हैं जिसे, वो भी किसके अंदर होती है दोस्त, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म होल्ड्स वेरियस डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनेल्स विच परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, है ना। डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनेल्स जो है उनको क्या है, होल्ड किए हुए रहता है, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये क्या है, तो साइटोप्लाज्म है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे अपने पास दोस्त क्या आता है, सेल्स ऑर्गेनेल्स आते हैं। जितने भी फंक्शन सेल परफॉर्म कर रहा है वो एक्चुअली में दोस्त कौन परफॉर्म कर रहा है, उसके सेल ऑर्गेनेल्स।
है दोस्त। तो जितने भी फंक्शन सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं वो कौन परफॉर्म कर रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। तो यहाँ से भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं। These are membrane bound organs which are floating under the cytoplasm to perform various different functions, है ना। जितने भी functions हो रहे हैं वो किसके अंदर हो रहे हैं, एक्चुअली में सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर। अब there are many cell organelles that are found in cytoplasm of cells such as endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, ribosome, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, है ना। इन सबको हम क्या है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्त यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो कितनी मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ रहता है और कौन से के बाहर जो है कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, है ना। तो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में दोस्त कितने मेनली जो है तीन नाम आते हैं दोस्त, देखिए, है ना। क्या क्या, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, और इसके अलावा एक नाम और आता है दोस्त, वो क्या है, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स भी किसी मेम्ब्रेन से बंधे हुए नहीं होते, है ना। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स में कौन से नाम आते हैं दोस्त, लाइसोसोम जो कि क्या है, सुसाइडल बैग्स हैं सेल्स के, वैक्यूल्स जो स्टोर हाउस हैं सेल्स के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है इसके अलावा, और गोल्गी एपरेटस है। इनके भी फंक्शन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डबल मेम्ब्रेन में वहीं में अगर आपसे बात करूं दोस्त कितने स्ट्रक्चर्स आते हैं मेरे पास, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है इसके अलावा, और दो स्ट्रक्चर दोस्त और आते हैं, न्यूक्लियस जो कि ब्रेन है सेल का, और इसके अलावा एक और आता है प्लास्टिड्स, है ना। ये दो स्ट्रक्चर्स और आते हैं डबल मेम्ब्रेन में। तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। ये दोस्त बेसिकली क्या है, प्लांट और एनिमल सेल्स का डिफरेंसेस दिए हुए जिन्हें हम लास्ट में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन सेल ऑर्गेनेल्स को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहला जो ऑर्गेनेल अपने पास आता है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना दोस्त। तो देखिए ये क्या है, इट इज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब्स एंड सीड्स फिल्ड विद ल्यूमेन दैट्स रन थ्रू साइटोप्लाज्म, है। देखिए दोस्त क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये, सिंगल मेम्ब्रेन, है ना। क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और देखिए इसकी जो कैविटी होती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कैविटी होती है वो किससे भरी हुई होती है, फ्लूइड से, जिसे दोस्त क्या कहते हैं, ल्यूमेन, है ना। क्या कहते हैं, ल्यूमेन, याद रखिएगा दोस्त। अब देखिए इसका जो एक एंड्स है, एक जो इसका किनारा है, एक जो कोना है, वो किससे कनेक्ट हुआ रहता है, न्यूक्लियस से। एक एंड किससे कनेक्ट हुआ रहता है, न्यूक्लियस से, जबकि जो दूसरा एंड है वो किससे कनेक्ट हुआ रहता है, जो जो भी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है उससे कनेक्ट हुआ रहता है ना। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए दोस्त, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं ये कितने हैं, ये दो तरीके के होते हैं मेनली। ये कितने तरीके के हैं, दो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में जो दोस्त मेजरली सिंपल डिफरेंस है वो क्या है, वो तो बेसिकली है किसका, राइबोसोम्स का, राइबोसोम्स की अवेलेबिलिटी का डिफरेंस है। थोड़ा सा अगर हम इन्हें और ध्यान से पढ़ें तो दोस्त क्या बताते हैं, इट हैज नंबर ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू आउटर लेयर, है ना। देखिए जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर अगर ये लाल जैसी बॉडी अटैच्ड होंगी तो ये दोस्त क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये लाल बॉडीज जो है ये क्या है दोस्त, बेसिकली ये राइबोसोम्स हैं, जो क्या, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब देखिए RER या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर प्रोमिनेंट इन प्लाज्मा सेल्स, ओवलेट सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। अब देखिए प्लाज्मा सेल्स जो है ये बेसिकली क्या है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स का टाइप है ना। ओवलेट सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये मेनली हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, है ना। और फिब्रोब्लास्ट दोस्त मेनली हमारा क्या क्या करते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को फॉर्म करते हैं, या इम्यून सिस्टम के अंदर ही ये हमारे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। वहीं अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसके पास कोई राइबोसोम अटैच नहीं होते, मैन्युफैक्चर फैट्स एंड लिपिड्स, है ना। इट मैन्युफैक्चर्स फैट्स एंड लिपिड्स, जबकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोटीन बना रहे हैं। ये जो स्मूथ है ये फैट्स और लिपिड्स, याद रखिएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैट्स और लिपिड्स। इट इज फाउंड मेनली इन लीवर सेल, एडिपोज सेल, मसल सेल एंड इंटेस्टिनल सेल्स। लीवर, एडिपोज जो कि फैट स्टोरिंग टिश्यू है ना, इंटेस्टिनल सेल्स और मसल सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर दिया हुआ जो कि किससे अटैच्ड है दोस्त, न्यूक्लियस से अटैच्ड है ना। ये RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके ऊपर क्या है रेड बॉडीज है, और ये जिनके ऊपर नहीं है ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी जो है कवरिंग जो होती है, एक कवरिंग अटैच्ड हुई रहती है न्यूक्लियस से, एक सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहती है। इनकी जो कैविटी होती है वो किससे फिल्ड होती है, ल्यूमेन से, है ना, याद रखिएगा। अब दोस्त फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप मेन एक फंक्शन याद रख सकते हैं जो कि क्या है दोस्त, ट्रांसपोर्टेशन का।
देखिए इट ट्रांसपोर्ट द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ सेल। मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स या फिर फैट्स या लिपिड्स जो भी मटेरियल मैन्युफैक्चर हुआ है उसको क्या है अदर पार्ट्स में ये सेल्स के अंदर क्या है ट्रांसपोर्ट करेंगे कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दस इट इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सेल। इसीलिए दोस्त इसे क्या कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सेल्स। इसके अलावा भी दो फंक्शन इसके और हैं, वो क्या है इट गिव्स रिजिडिटी टू सेल्स, हार्डनेस भी प्रोवाइड करते हैं और एक्ट एज स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल। इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया इनसाइड सेल फॉर वेरियस एक्टिविटी। ये क्या करते हैं क्योंकि दोस्त इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये क्या करते हैं सेल्स के जो टोटल साइज है ना उसे कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ देयर बॉडीज। ठीक है, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दोस्त अपने पास जो ऑर्गेनल आता है वो क्या है गोल्गी एपरेटस। अभी हमने क्या कवर किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब क्या आता है गोल्गी एपरेटस। देखिए जो भी मटेरियल हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के ट्रांसपोर्ट होता है वो किस में आता है दोस्त गोल्गी एपरेटस में आता है ना। तो सबसे पहले इनको किसने डिस्कवर किया था कैमिलिनो गोल्गी ने। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स व्हिच आर अरेंज्ड समवhat पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड क्रिस्टल। अब देखिए दोस्त ये भी क्या है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स ही होते हैं और ये कुछ पैरेलली अटैच्ड हुए रहते हैं स्टैक्स की फॉर्म में, जिससे हम दोस्त क्या कहते हैं क्रिस्टल कहते हैं। जैसे दोस्त देखिए यहाँ पे ये क्या है पैरेलली एक दूसरे के क्या है पैरेलली जो है ये अटैच्ड हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे क्रिस्टल्स कहते हैं विच आर स्टैक्ड टुगेदर एंड कनेक्टेड विद ईआर। ये जो है किससे कनेक्ट हुआ रहता है ईआर से है ना। यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस था न्यूक्लियस किससे कनेक्ट था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर किससे कनेक्ट रहता है गोल्गी एपरेटस से है ना। ऐसे भी हम कह सकते हैं दे आर एब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी ह्यूमन आरबीसी एंड नेचुरल स्पर्म। अब दोस्त यहाँ पे ये याद रखिएगा ये किस में एब्सेंट होते हैं। यहाँ से बहुत सवाल दोस्त क्योंकि पूछा जाता है बार बार पूछा जाता है कि गोल्गी एपरेटस किस में एब्सेंट होते हैं। तो किस में ब्लू ग्रीन एल्गी ह्यूमन आरबीसी या मेमेलियन आरबीसी हम जिसे कह सकते हैं और मैच्योर ह्यूमन स्पर्म्स में ये क्या है एब्सेंट होते हैं। कौन दोस्त कौन गोल्गी एपरेटस। ठीक है दोस्त याद रखिएगा सबसे पहले किसने डिस्कवरी की थी कैमिलिनो गोल्गी है ना। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है क्रिस्टल्स किसे कहते हैं कि जब ये जो है स्टैक्स पैरेलली अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में तो इन्हें क्या कहते हैं हम क्रिस्टल्स कहते हैं। अब इनके फंक्शंस की बात करें मेनली हम तो इसमें जो मेन फंक्शन है ना दोस्त वो क्या है वो याद रखिएगा वो दो मेन फंक्शन है स्टोरेज और पैकेजिंग का है ना। दो मेन फंक्शंस तो यही है स्टोर जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया उसे दोस्ती क्या करते हैं स्टोर करते हैं और फिर उसे क्या करते हैं अगर कोई उसमें जरूरत है तो उसे मॉडिफाई भी करेंगे पैक करेंगे उसे पैकेजिंग भी करेंगे है ना। और उसके बाद क्या करेंगे डिस्पैच कर देंगे उसे सेक्रेटरी प्रोडक्ट की तरह है ना। तो दोस्त मेन फंक्शन इसमें क्या है स्टोरेज का और पैकेजिंग का। इसके अलावा दो फंक्शंस और ये भी कर सकते हैं मॉडिफिकेशन और डिस्पैचिंग ये तो करनी ही है खैर है ना है। इसके बाद दोस्त ये जो अदर फंक्शंस है इसमें क्या है इट हेल्प्स इन सीक्रेशन ऑफ म्यूकस एंजाइम्स एंड हार्मोन्स इनकी सीक्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके अलावा जो एक और मेन फंक्शन है इनका इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो दोस्त क्या है दीज आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स है ना। सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आ जाए कहीं कि कौन सा ऑर्गेनल सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में हेल्प करता है तो दोस्त कौन सा है गोल्गी एपरेटस। याद रखिएगा कौन सा है गोल्गी एपरेटस है ना। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है गोल्गी एपरेटस का। इसे आप थोड़ा सा और देख सकते हैं जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा गोल्गी एपरेटस के बारे में। तो दोस्त मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो दोस्त अपने पास स्ट्रक्चर आते हैं वो क्या है राइबोसोम्स। तो देखिए दोस्त राइबोसोम्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या है बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइबोसोम्स आर डेंस स्फेरिकल ग्रेनुलर पार्टिकल्स व्हिच अकर फ्रीली और ऑफन अटैच्ड टू ईयर। ये या तो किसी अदर ऑर्गेनल के साथ अटैच्ड हुए मिल सकते हैं हमें या फिर क्या ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करते हुए हमें दिख सकते हैं। दीज आर मेनली मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स क्योंकि आरएनए बनाते हैं है ना। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइबोसोम्स में मेनली वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है ना। तो ये क्या है मेनली आरएनए या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल से ही खुद बने हुए भी होते हैं। दे आर आल्सो नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये जो है किसी मेम्ब्रेन से बंधे हुए नहीं होते। देखिए याद रखिएगा कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो बंधे हुए नहीं होते और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो राइबोसोम्स है ना। एंड प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स
प्रोकैरियोट सेल्स के भी पास होते हैं और यूकैरियोट सेल्स के भी पास होते हैं। अब यूकैरियोट्स में इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जहाँ याद आ जाए ना दोस्तों वो आपको याद रख लेकर, है ना। तो इसके एक्सेप्शन में क्या है, मेमेलियन आरबीसी और मैच्योर स्पर्म, फिर से है ना, मेमेलियन आरबीसी और मैच्योर स्पर्म, इनके अंदर ये क्या है, यूकैरियोट सेल्स में राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं ना। बेसिकली अब इनके फंक्शंस की बात करें हम, तो मेनली हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड सेल, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन क्योंकि सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने के लिए और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो प्रोटीन कहाँ से बनने के दोस्त, मेनली वो राइबोसोम्स ही बना रहे हैं, है ना। दे आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल, है ना। वो सेल्स के अंदर किस ऑर्गेनेल में बन रही है, राइबोसोम्स में। एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दे गेट अटैच्ड टू आरएनए टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलीराइबोसोम, है ना दोस्त। प्रोटीन सिंथेसिस जब होनी होती है तो ये क्या है, ये जो राइबोसोम्स हैं ये आरएनए से अटैच्ड हो जाते हैं और एक ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ये क्या है, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, राइबोसोम का क्या है, स्ट्रक्चर। अब देखिए राइबोसोम्स के बारे में भी अगर मैं आपको थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज, तो जैसे राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, एक 70S एक 80S, है ना। तो जो 80S वाले राइबोसोम्स हैं ये बेसिकली किसमें, यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में, है ना। यूकैरियोट्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये जो 70S हैं ये किसके बारे ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेनली ये प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये याद रखिएगा। ये दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S वाले प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर जो है ये क्या है, 80S वाले। एस बेसिकली कुछ नहीं है, एस जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस है ना। तो ये देखिए ये कंप्लीट जब स्ट्रक्चर बना लेता है राइबोसोम एमआरएनए के साथ अटैच्ड होके, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं, है ना, पॉलीराइबोसोम। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे राइबोसोम अटैच्ड हुआ है किससे, एमआरएनए से, जिससे अमीनो एसिड जो है, प्रोटीन किससे बनी हुई होती है, अमीनो एसिड से बनी हुई होती है ना, तो उनकी फॉर्मेशन जैसे यहाँ से हो रही है अमीनो एसिड्स की। तो ये आपको समझ में आएगा। मेन फंक्शन याद रखिएगा दोस्त, मेन फंक्शन क्या है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, मैमेलियन आरबीसी और मैच्योर स्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्त जो अपने पास ऑर्गेनल आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सिंपली अगर मैं कहूँ तो इसका अदर निकनेम क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, पावर हाउस ऑफ सेल। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। देखिए दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेनुलर फिलामेंटस स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, है ना। डबल मेम्ब्रेन, ग्रेनुलर मतलब बहुत छोटे, और फिलामेंटस मतलब जैसा बल्ब का फिलामेंट होता है ना, कुछ ऐसा बना हुआ, ऐसा ही इनका भी स्ट्रक्चर कुछ बना हुआ होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। देयर इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्ड्स कॉल्ड क्रेस्टिया। अब दोस्त यहाँ पे ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है कि जो इनकी जो ये जो गुलाबी सी आपको दिख रही है, तो क्या आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन दिख रही है दोस्त आपको, ये क्या है, इनकी इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो इनकी इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इसके ऊपर क्या है दोस्त, इसके ऊपर क्या है दोस्त, फोल्ड्स, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड्स की अकरेंस होती है, जिन्हें हम दोस्त क्या कहते हैं, क्रेस्टिया, है। एंड हैव स्मॉल राउंडेड बॉडीज नोन एज ऑक्सीजन, जिससे दोस्त ये किस में हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। जो ऑक्सीजन बॉडीज होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन होती है, वो फूड से मिलकर फूड की ब्रेक डाउन को रिस्पॉन्सिबल करती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया हैज डीएनए एंड राइबोसोम। अब याद रखिएगा ये भी दोस्त बहुत जरूरी है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, अपना डीएनए और अपने राइबोसोम मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस कैविटी इज फिल्ड विद मैट्रिक्स। इसकी जो कैविटी है ये वाली, ये जो कैविटी है इनर मेम्ब्रेन जिसको बाउंड किए हुए है, ये किससे बनी होती है दोस्त, ये किससे फिल की हुई रहती है, मैट्रिक्स से, है ना। तो दोस्त देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। इसका मतलब ये अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि तो हम इन्हें स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं कह रहे हैं, है, सेल को क्यों कह रहे हैं हम, तो उसका रीजन दोस्त देखिए यही है कि दोस्त देखिए ये क्या है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये केवल एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये है ना, मेनली ब्रेक डाउन। जबकि जो सेल है उसके अंदर क्या है, ब्रेक डाउन भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, और क्या है उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, पैकेजिंग भी हो रही है, उसके अंदर सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। ये केवल एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इनके पास डीएनए और राइबोसोम्स है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएंगे,
जो मतलब सेल की पोजीशन ये ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये केवल एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि सेल्स के अंदर ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, है ना। तो अब दोस्त देखिए इसकी फंक्शंस की बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच एनर्जी एटीपी इज जनरेटेड इन लार्ज अमाउंट, है ना। जब ब्रेक डाउन होता है फूड का ऑक्सीजन के साथ, जब उसका कंबशन होता है तो एनर्जी निकलती है, जिस जो किसकी फॉर्म में होती है दोस्त, मेनली एटीपी की फॉर्म में होती है ना। एटीपी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन्स आल्सो अकर है, प्रोटीन्स की भी फॉर्मेशन कुछ होती है इसके अलावा, है ना। तो ये हो गया। अब दोस्त आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद दोस्त जो मेन ऑर्गेनल जो कि क्या है, प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स याद रखिएगा दोस्त, किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स के अंदर। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते, प्लांट सेल्स में ही केवल प्लास्टिड्स होते हैं, है ना। अब देखिए क्या है, दीज आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, दे आल्सो हैव देयर जीनोम एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए, अपना जीनोम और राइबोसोम्स होते हैं, है ना। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। दे कंटेन मेनी मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन मेटेरियल स्ट्रोमा। अब क्या है, देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसे हम अभी समझेंगे। इससे पहले हम जो है टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स को समझ लेते हैं, जो कि मेन क्या है, तीन तरीके के प्लास्टिड हमारे पास है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इन तीन को समझ लेते हैं, इसके बाद इधर वाले जो भी दिया हुआ है इसे समझेंगे, है ना। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन कलर प्लास्टिड्स होते हैं, इसके अंदर जो पिगमेंट होता है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या है, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इसीलिए इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है ना। और क्रोमोप्लास्ट जो क्या है वो कलर प्लास्टिड्स है, कलर प्लास्टिड। तो इनके अंदर जो पिगमेंट होता है उसे दोस्त हम क्या कहते हैं, ज़ैंथोफिल, है ना, ज़ैंथोफिल कहते हैं। देखिए इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या है, ये ग्रीन कलर प्लास्टिड्स है, केवल ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि क्रोमोप्लास्ट क्या है, रेड, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, जो भी कुछ कलर है वो किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो इनके अंदर ज़ैंथोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल, इनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता है ना। अब देखिए इनके फंक्शन की बात करें तो मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड के लिए, है ना। इनका फंक्शंस मेन क्या है, स्टोरेज, स्टोरेज में ये स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में क्या है, मटेरियल को स्टोर करते हैं। जबकि इनका मेन एक फंक्शन है जो किसमें हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन या फिर पॉलिनेशन में, है ना। वो कैसे कि डिफरेंट इंसेक्ट्स को क्या है, अट्रैक्ट करते हैं अपने कलर और अदर कलर्स की वजह से, जिनसे दोनों का ही बेनिफिट होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है वहां पे। तो ये इनके किसकी बात होगी, फंक्शन की। अब बात करें इनकी ऑकरेंस की, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट्स के, ग्रीन, जहां जहां ग्रीन कलर होगा ना वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट। और वहीं पे रूट्स, जहाँ पे फूड स्टोर होना है ना, जैसे रूट्स हुई, शूट्स हुई, या जहाँ जो भी अदर पार्ट्स हैं जहाँ पे फूड स्टोर होना है वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। और जैसे ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जैसे फ्लावर्स में या फ्रूट्स में, जहाँ से क्या है, जो भी अदर इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट किए जाने, वहां पे ये प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या हो गए, इनके टाइप्स हो गए। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या है, किचन ऑफ सेल भी कहा जाता है। किचन ऑफ सेल मतलब यहाँ पे खाना बनता है प्लांट्स का, है ना, खाना बनता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स को आप समझिए। देखिए क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ सेल, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट इंक्लूड टू डिस्टिंक्ट रीजन। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें दो मेन रीजन होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है देखिए दोस्त, होमोजेनियस मैट्रिक इन विच ग्रेना इज एम्बेडेड। ये जो है ना, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये दोस्त क्या है, स्ट्रोमा। ये जो कैविटी है आप जिसमें कह सकते हैं, जिसमें क्या है, इसमें ग्रेना, ये जो ग्रेना है ये आपको मिलते हैं, आपको पाए जाते हैं। ये क्या कहलाता है, जिसमें जिसके अंदर आपको है, ये क्या है, स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये दोस्त मेरे क्या है, ये ग्रेना। अब देखिए ग्रेना जो है ये क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर से बने मिलके बना हुआ है, जिनको दोस्त हम क्या कहते हैं, थाइलाकोइड्स कहते हैं, है ना। याद रखिएगा क्या कहते हैं, थाइलाकोइड्स पूछा जाता है। अब दोस्त यहाँ पे एक चीज हमारी छूटी है, वो बहुत जरूरी चीज है, वो क्या है दोस्त, कि इसमें जो हमारा खाना बनता है जब, तो उसमें दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं, एक डार्क रिएक्शन और एक लाइट रिएक्शन। तो है ना, तो उसमें कौन से रिएक्शन की साइट ग्रेना और स्ट्रोमा है ना। तो ये चीज पूछी जाती है, तो इसे याद रखिएगा। ग्रेना जो है ये किसकी साइट है, ये लाइट रिएक्शन की साइट है। ग्रेना इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, वेयर इज स्ट्रोमा इज साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, है ना। याद रखिएगा डार्क रिएक्शन की साइट कौन सी है, स्ट्रोमा, और लाइट रिएक्शन की साइड कौन सी है, ग्रेना। ये अपनी चीज छूटी थी, तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये कवर कर ली हमने, है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, ल्यूकोप्लास्ट,
ये भी डिवाइडेड होते हैं कि इनमें 3 पार्ट्स में, अमीलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। अब देखिए अमीलोप्लास्ट जो है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, स्टार्च जो है वो स्टोर होता है, स्टार्च अमीलोप्लास्ट के अंदर स्टार्च स्टोर होगा, स्टार्च या फिर हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। इलियोप्लास्ट के अंदर वहीं पे क्या स्टोर होगा दोस्त, फैट स्टोर होगा, फैट है ना। और प्रोटीनोप्लास्ट के अंदर क्या स्टोर होगा दोस्त, मेनली प्रोटीन स्टोर होगा। क्योंकि ये क्या है, ये जो है सारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, इनका फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड है ना। तो इनके अंदर जो मेन जो 3 में डिवाइड होते हैं, 3 कैटेगरी, अमीलोप्लास्ट, इलियो और प्रोटीनोप्लास्ट। तो प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करते हैं, इलियोप्लास्ट फैट को, और अमीलोप्लास्ट जो है स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। तो ये प्लास्टिड का काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसे अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब। तो इसके बाद दोस्तों मेन हमारे पास आता है वो है डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है एक ही जैसा लगने लगता है ना। तो इसे समझते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया देखिए दोस्त क्या है, ये क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। यहाँ से क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी निकलेगी, रिलीज एनर्जी है ना। जबकि प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स के अंदर एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी का कैसे चाहिए होती है दोस्त, एनर्जी खाने को बनाने के लिए जो सोलर एनर्जी चाहिए, प्लांट्स जब खाना बनाते हैं तो उन्हें एनर्जी है ना, सन की एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सोलर एनर्जी। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये साइट है रेस्पिरेशन की। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, तो ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली एनर्जी निकलेगी, रिलीज एनर्जी होती है यहाँ पे, है ना। अब देखिए दूसरा डिफरेंस इनके अंदर और क्या है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है जब उनमें फूड की ब्रेकडाउन होगी तो ब्रेकडाउन के लिए या कंबस्टन के लिए सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है दोस्त, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो गैस है ना, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और रिलीज क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब स्टार्च या फिर जो भी अदर मटेरियल है जब वो ब्रेकडाउन होता है तो उसके उसके अंदर क्या रिलीज होता है दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि यहाँ पे क्या है, जब प्लांट्स बनाएंगे खाना, प्लास्टिड्स में खाना बनाएंगे तो जिसके लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल गैस रिस्पॉन्सिबल होती है प्लांट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड। उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। और जबकि प्लांट्स रिलीज कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन, है ना। तो ये किसके अंदर परफॉर्म हो रहा फंक्शन, प्लांट्स के प्लास्टिड्स के अंदर। तो प्लास्टिड्स में ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होती है, कंज्यूम होती है ना। और जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कंज्यूम होती है ऑक्सीजन और रिलीज कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इनके बीच का डिफरेंस था, कंफ्यूज मत होइएगा, है। चलिए अब आगे देखते हैं अपना अगला ऑर्गेनेल क्या है, वैक्यूम। तो दोस्त देखिए वैक्यूम्स बेसिकली क्या है, ये स्टोर हाउस होते हैं, स्टोर हाउस। अब स्टोर हाउस क्या है दोस्त, इसका क्या मतलब है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है ना, वेस्ट मटेरियल या फिर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो यूजफुल नहीं है प्लांट्स के लिए, वो प्लांट सेल्स के लिए, वो दोस्त कहाँ स्टोर हो जाते हैं, सेल्स के वैक्यूम्स में। अब देखिए दोस्त, these are fluid filled or solid filled single membrane bounded space, single membrane bounded space होती हैं। these are of large size in plant cell and small size in animal cell। अब ये हम जानेंगे कि ये क्यों होती हैं, है ना, बाद में जब लास्ट टॉपिक अपना हम कवर करेंगे। जब यहाँ पे देखिए क्या है, याद रखिएगा कि बड़े होते हैं प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में क्या है, छोटे होते हैं। The vacuoles are bounded by a membrane called tonoplast and filled with cells of solution। वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, उसे हम दोस्त बेसिकली क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ये पूछा जाता है ना दोस्त। देखिए अगर अब हम इसकी बात करें फंक्शंस की, तो क्या है, हेल्प इज मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इनसाइड सेल या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। जब इनके अंदर क्या है, अगर वाटर भर जाएगा, वाटर मान लीजिए सेल के अंदर है, तो क्या है, ये स्टोर कर लेंगे। तो जिसकी वजह से क्या है, वाटर बैलेंस को ये मेंटेन करेंगे सेल्स के अंदर, या फिर जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं उसे ये मेंटेन करेंगे। इसके अलावा क्या है, स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट सेल। जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो क्या है, यूजफुल नहीं है सेल्स के, उन्हें ये क्या है, अपने अंदर स्टोर करते हैं। इसके बाद क्या है, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू सेल। रिजिडिटी मतलब वही हार्डनेस, और टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, तो जब जैसे मान लीजिए वैक्यूल के अंदर पानी भर गया है ना, तो ये क्या है, थोड़ी सी हैवियर हो गई। तो हैवियर हो गई तो ये थोड़ी सी स्टैटिक हो गई, है ना, स्टैटिक हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या है, सेल्स की जो स्टैटिक कंडीशन है ना, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब सेल्स को क्या है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करने देंगे, उसे क्या है, एक फिक्स्ड बैलेंस स्टैटिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। तो वो क्या हो जाता है दोस्त, टर्जिडिटी। तो ये दोस्त किसके फंक्शन हो गए, वैक्यूल्स के। अब दोस्त आगे देखते हैं। तो आगे दोस्त अपने पास जो स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल आता है वो क्या है, लाइसोसोम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं लाइसोसोम क्या है। सिंपली इसको अगर मैं आपसे बात करूं तो इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, है ना, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं, मैं वो अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले जरा यहाँ पे देख लीजिए, दे हैव लो पीएच, एसिडिक, है ना। इनकी जो पीएच होती है इनके अंदर की, वो कैसी होती है, एसिडिक। एसिडिक
क्यों होती है दोस्त? क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है? जितना भी मटेरियल बाहर से अगर इन्वेड होके आ रहा है, कोई फॉरेन टॉक्सिक मटेरियल अगर इनके अंदर इन्वेड कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, है ना। इसके अलावा भी इसके फंक्शन है, जैसे देखिए ब्रेक डाउन, रिसाइकिल फूड, बैक्टीरिया एंड ओल्ड सेल्स पार्ट। अपने अगर कोई सेल्स के पार्ट पुराने हो गए, बूढ़े हो गए, तो उन्हें भी क्या करते हैं, डाइजेस्ट खा जाते हैं, पचा देते हैं, है ना। इसीलिए दोस्त इन्हें क्या कहते हैं, क्लीनर ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। अब दोस्त देखिए, इसे सुसाइडल बैक्स ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, ये समझ लीजिए, ये जरूरी है यहाँ पे, है ना। तो जैसे दोस्त समझिए, जैसे मान लीजिए ये सेल्स है हमारा, है ना, इसके अंदर क्या है, ये क्या है, लाइसोसोम है। अगर मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया इस सेल्स को बाहर से क्या है, इन्वेड करता है, तो क्या करेगा ये बैक्टीरिया, इसके अंदर इन्वेड करके अपनी कॉपी करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और जो अदर सेल्स हैं उनके पास भी जाएगा, है ना। तो जिससे क्या है, ये इस सारे एरिया की, रीजन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसे अफेक्ट करेगा। तो इस केस में क्या है कि ये जो लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स क्या करेंगे, जैसे ही इन्हें पता पड़ेगा कि किसी बैक्टीरिया ने सेल्स को इन्वेड किया है, तो क्या करेंगे, इनके अंदर क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, है ना, तो क्या करेंगे, ये अपने आप को क्या है, बस्ट कर देंगे, है ना। ये अपने आप को क्या करेंगे, फाड़ देंगे, जिससे क्या होगा, जो एंजाइम्स हैं जो कैपेबल हैं डेथ के डाइजेशन के इन बैक्टीरियाज की, वो क्या है, इस सेल के अंदर रिलीज हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया भी इस सेल्स के अंदर होगा, है ना, तो जिससे ये डेथ, इसकी डेथ हो जाए, और इसी के साथ साथ दोस्त इस सेल की भी डेथ हो जाएगी। इसीलिए दोस्त इसे क्या कहा जाता है, सुसाइडल वेब ऑफ सेल। तो ये दोस्त अपनी एंजाइम जब ही रिलीज करते हैं जब या तो कोई बैक्टीरिया वगैरह बाहर से इन्वेड करे, या फिर इसी सेल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग में ही कोई क्या हो, डिसरप्शन हो जाए, है ना, नॉर्मल फंक्शनिंग ना परफॉर्म करे, तो भी ये क्या है, ये अपनी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उन्हें रिलीज कर देते हैं, जिससे कि अदर जो सेल्स हैं, सराउंडिंग सेल्स, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग पर कोई फर्क न पड़े। तो इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल वेब ऑफ सेल। इनकी एसिडिक पीएच होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह इनके अंदर होती है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो अपना नेक्स्ट जो ऑर्गेनल आता है दोस्त अपने पास, वो क्या है, सेंट्रोसोम। अब ये काफी इंपोर्टेंट होते हैं दोस्त सेल डिवीजन के टाइम पे, है ना। देखिए देखते हैं, ये इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, केवल एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में इनकी जगह जो है वो दूसरे स्ट्रक्चर यही फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, जिन्हें दोस्त हम क्या कहते हैं, पोलर कैप्स कहते हैं। इनके बारे में जानेंगे, है ना। तो ये देखिए, ये पाए जाते हैं केवल एनिमल सेल्स में। नो बाउंड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। मेड अप ऑफ होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर विच आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। देखिए ये स्ट्रक्चर है सेंट्रोसोम्स का, जो कैसा है, होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना, होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। अब दोस्त ये किससे बना हुआ होता है, ये माइक्रोट्यूबल्स। ये देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है, ये माइक्रोट्यूबल्स हैं, बहुत सारे माइक्रोट्यूबल्स मिलकर एक होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। अब देखिए एक सेंट्रोसोम जो है, ये बेसिकली, है ना, एक सेंट्रोसोम बेसिकली किसमें, दो सेंट्रियोल्स, एक सेंट्रोसोम जो है वो दो सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक सेंट्रोसोम के अंदर कितने, दो सेंट्रोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो दोस्त क्या है, दोनों एंड्स पे, सेल्स के दोनों एंड्स पे जो है अटैच्ड होके स्पिंडल फॉर्मेशन की में हेल्प करते हैं, जिससे कि क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए डीएनए या फिर क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में, जो कंडेंस होकर डीएनए की फॉर्म में आ जाता है सेल डिवीजन के टाइम पे, उसे क्या है, अलग अलग कर देती है, जिससे कि क्या है, सेल्स जब डिवाइड होते हैं तो उनके पास जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में, और क्या है, बराबर बराबर जो है जेनेटिक मटेरियल उनके पास डिवाइड होगा, है ना। तो ये किसमें हेल्प करते हैं, मेनली हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन विच अल्टीमेटली हेल्प इन सेल डिवीजन। मेन फंक्शन इनका क्या है दोस्त, जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ ही अटैच हो जाते हैं, और उसे क्या है, दो, जैसे दो हिस्सों में सेल्स अगर डिवाइड होना है तो उसे दो हिस्सों में जो जेनेटिक मटेरियल है उसे कंप्लीट और बराबर बराबर ये बांट देंगे, जिससे क्या है, जो दोनों ऑफस्प्रिंग न्यू बनेंगे उनके पास सेम अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इनका मेन फंक्शन दोस्त किसमें है, एनिमल सेल्स में। अब दोस्त याद रखिएगा किसमें, एनिमल सेल्स में ही ये प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में इसी फंक्शन को सेम कौन परफॉर्म करता है, पोलर कैप्स। ये पोलर कैप्स परफॉर्म द सेम फंक्शन इन प्लांट सेल एज इन सेंट्रोसोम। याद रखिएगा दोस्त, प्लांट सेल में कौन परफॉर्म करता है सेंट्रोसोम के फंक्शंस को, पोलर कैप्स। याद रखिएगा, ठीक है, कौन, पोलर कैप्स। चलिए यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए लास्ट टॉपिक जो अपने पास अब बचता है इस चैप्टर का, वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। यहाँ पे हमने पिछले जो डक्ट्स हैं हमारे, उन्हें भी हम क्लियर कर लेंगे कि सेल्स इसका बड़ा क्यों होता है, वेक्यूल्स का साइज, ये सब जो थे, तो इन्हें भी क्लियर करेंगे और इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे, है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एनिमल सेल्स, और इधर क्या दिया हुआ है, प्लांट सेल्स, है ना। तो इसमें क्या है, बेसिकली डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पे हमें पता करना है। देखिए एनिमल सेल्स जो वो क्या होते हैं, जनरली स्मॉल इन साइज, वेयर एज प्लांट सेल्स आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल्स।
अब दोस्त ऐसा क्यों होता है, प्लांट सेल जो है वो लार्जर क्यों होते हैं और एनिमल सेल छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्त देखिए, जो एनिमल्स है ना बेसिकली वो क्या है, एनिमल्स जो है वो कंज्यूमर है, प्लांट्स जो कि क्या है, प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं, एनिमल कंज्यूमर है। मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो क्या है, या तो अदर एनिमल्स पर डिपेंड है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, या फिर क्या है, प्लांट्स पर डिपेंड है। तो ये जो प्लांट्स हैं ये तो इन्हें को तो दोस्त क्या करना है, हर हालत में किसी न किसी को फीड करना है ना, इनको क्या है, किसी न किसी को फीड करना है। तो इन्हें दूसरों को जब फीड करना है तो क्या है, इसीलिए इनको अपने अंदर जो है क्या है, फूड को या फिर अदर मटेरियल को स्टोर करना होता है। तो इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, इन्हें स्टोर करना होता है, इसीलिए क्या है, इनका जो सेल का शेप है वो क्या है, एज कंपेरिजन टू एनिमल सेल वो बड़ा हो जाता है। इनको क्योंकि मटेरियल स्टोर करना होता है जिससे कि ये दूसरे एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म को फीड कर सकें, है ना, जिनसे दूसरे एनिमल्स को ये लाइफ को सपोर्ट कर सकें, इसीलिए इनको क्या है, इनका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, क्योंकि इनको अपने अंदर काफी मटेरियल स्टोर करना होता है, चाहे वो स्टार की फॉर्म में हो, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो, या किसी और फॉर्म में हो। और इसके अलावा दोस्त एक रीजन ये और कह सकते हैं हम कि एनिमल जो होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, जनरली वो क्या होती है, छोटी होती है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो काफी बड़ी बड़ी होती है ना, प्लांट्स बड़े बड़े होते हैं मोस्टली, तो उनकी बॉडी बड़ी है, तो क्या है, उनको फंक्शन जो करने हैं वो क्या करने हैं, वो ज्यादा इंटेंसिटी से परफॉर्म करने हैं ना, ज्यादा इंटेंसिटी से उन्हें फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, तो इनके सेल्स का साइज भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना। तो अब देखिए इसके बाद जो दूसरा डिफरेंस वो आता है वो क्या है, सेल वाल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट होती है, प्रेजेंट कौन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट सेल में सेल वाल भी प्रेजेंट होती है, और क्या है, सेल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है ना, सेल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो जिसे हम कहते हैं वो भी प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। अब इसका क्या रीजन है दोस्त कि प्लांट सेल में दोनों क्यों प्रेजेंट होती है, देखिए दोस्त वही रीजन है, क्योंकि प्लांट सेल जो है उन्हें क्या है, अपने अंदर ज्यादा मटेरियल स्टोर करना होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल्स जो है, एनिमल सेल्स में जो मटेरियल स्टोर होना है वो किसको केवल फीड कर रहा है, वो खुद को ही फीड कर रहा है ना। जबकि प्लांट सेल्स जो है इनमें इतना मटेरियल स्टोर होता है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी फीड करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि इनके अंदर ज्यादा मटेरियल स्टोर होता है, तो ज्यादा मटेरियल स्टोर जब होना है तो उसको क्या है, डबल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। मान लीजिए जैसे इसमें थोड़ा सा कम मटेरियल स्टोर हुआ है, इससे काम चल रहा है इसका एक मेम्ब्रेन से, वहीं अगर इसमें ज्यादा मटेरियल अगर हम स्टोर करें तो हमें जो इसकी आउटर कवरिंग है उसको या तो थिकन करना होगा, या तो उसे मोटा करना होगा, है ना, या फिर क्या है, पतली ही मेम्ब्रेन का एक और नंबर बढ़ाना होगा, या फिर हमें जो है दूसरी मेम्ब्रेन यहाँ पे यूज करनी होगी अगर उसमें हमें ज्यादा मटेरियल स्टोर करना है। तो यही रीजन है दोस्त कि प्लांट सेल्स में क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, जैसे सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी। सेल वॉल जो है वो आउटर कवरिंग बनाती है, क्योंकि उनको जो है क्या है, ज्यादा मटेरियल स्टोर करना होता है अपने अंदर, है ना। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है, देखिए वैक्यूल्स वाला देखिए पहले। वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज और वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज इन प्लांट सेल। अब वैक्यूल्स का साइज बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इनका जो मटेरियल होता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं दोस्त, वो भी फिर अगेन क्या है, ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे स्टोर होते हैं, लार्ज अमाउंट में। तो लार्ज अमाउंट में स्टोर होते हैं, है ना। तो दोस्त वो क्या है, वो किस में स्टोर होंगे, फिर वैक्यूल्स में, लार्ज अमाउंट में। अब जो जितने भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जैसे गम्स हैं, है ना, और क्या है दोस्त, जैसे रेजिन्स हैं, है ना, तो जितना भी प्लांट का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स है वो भी हमारे यूज का होता है, जैसे जिससे हम क्या करते हैं, बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वो दोस्त किस में स्टोर हो रहा है, उनके वैक्यूल्स में स्टोर हो रहा है। तो इसीलिए ना वो भी स्टोर करना होता है अपना मटेरियल, तो इनका साइज जो है वैक्यूल्स का बड़ा हो जाता है। जबकि एनिमल्स के वैक्यूल्स का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि इन्हें कोई ऐसा मटेरियल स्टोर नहीं करना होता जिससे ये दूसरे एनिमल्स को सपोर्ट करें या उनकी लाइफ को जो है वो फीड करें, है ना। इसके बाद जो एक डिफरेंस और आता है कि एक्सेप्ट द प्रोटोजोन यूग्लिना नो एनिमल पजेस प्लास्टिड। जो एनिमल सेल्स हैं उनमें प्लास्टिड्स नहीं होते, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूब्लास्ट। देखिए एक्सेप्ट प्रोटोजोन यूग्लिना, यूग्लिना का एग्जांपल बताया। यूग्लिना दोस्त बेसिकली क्या है, ये प्लांट प्लस एनिमल सेल का कॉम्बिनेशन है, ना तो ये पूरा प्लांट है ना ये पूरा एनिमल है, ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो क्योंकि ये क्या है, इसमें एनिमल की भी कैटेगरी आ रही है ना, एनिमल भी है और ये प्लांट भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए दोस्त इसको क्या है, इसको एक्सेप्शन में डाल दिया है एनिमल्स की कैटेगरी में, कि क्या है, यूग्लिना में प्लास्टिड्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लांट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इसके अंदर प्लास्टिड्स तो फिर होने ही है, तो इसीलिए इसे एनिमल की कैटेगरी में एक्सेप्शन में डाल दिया है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यूग्लिना एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स जो डिफरेंट अदर्स हैं उनके अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते।
अब तो दोस्त ये तो हुए रिटन वाले। अब दोस्त ये रिटन वाले हो गए जो हमने देखे। अब कुछ यहाँ पे ऐसे भी हैं जो आपको ऑब्जर्वेशन से अपियर हो जाएंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए दोस्त, सबसे पहला डिफरेंस तो आपको यही दिख रहा होगा ऑब्जर्वेशन से। एनिमल सेल जो है वो कुछ स्फेरिकल इन शेप है, जबकि प्लांट सेल जो है वो क्या है, वो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर इन शेप है ना, रेक्टेंगुलर शेप है। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये क्या है, स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल, जबकि ये क्या है, रेक्टेंगुलर है। ये एक डिफरेंस हो गया। इसके बाद दोस्त क्या है, आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इसका जो न्यूक्लियस है एनिमल सेल का, वो क्या है, थोड़ा सा सेंट्रली लोकेटेड है ना। सेल्स की अगर मैं रिस्पेक्ट में बात करूँ सेंट्रली लोकेटेड है, जबकि प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वो लेटरली लोकेटेड है थोड़ा सा, है ना। तो इसका सेंट्रली लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, जबकि इसका क्या है दोस्त, इसकी मैं अगर बात करूँ लेटरली, लेटरली लोकेटेड न्यूक्लियस है ना दोस्त। इसके बाद अगर याद हो तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल डिवीजन के टाइम पे, है ना, प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन के टाइम पे बॉडी अपेयर होती है, जो सेंट्रोजोम का फंक्शन परफॉर्म करती है, उसे हम क्या कहते हैं, जो पोलर कैप्स कहते हैं, पोलर कैप्स, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। एनिमल सेल में इनकी जगह क्या होता है, सेंट्रोजोम। एक ये भी फंक्शन है ना। तो ये क्या है, डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस है ना। तो इसके अलावा अगर आपको और याद हो दोस्त, तो क्या एक डिफरेंस और क्या हो सकता है, जैसे एनिमल सेल की जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग, वो दोस्त किससे बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई है ना। जबकि जो प्लांट सेल की आउटर कवरिंग है, सेल वॉल, वो किससे बनी हुई है दोस्त, सेलुलोजिक मटेरियल, सेलुलोजिक मटेरियल से बनी हुई है आउटर कवरिंग, जो कि सेल वॉल है ना। इसके अंदर भी जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से ही बनी है, जबकि जो आउटर एकदम आउटर कवरिंग है, सेल वॉल, वो किससे बनी हुई है, सेलुलोजिक मटेरियल। तो दोस्त ये सब क्या है, ये डिफरेंसेस हैं, है ना, डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे हमने जो है इस स्लाइड्स में काफी अपने जो डब्स थे वो क्लियर किए हैं, है ना। इसी के साथ दोस्त मुझे लगता है हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट टॉपिक था अपने इस चैप्टर का, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है समझ में आया होगा, है ना। आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे रिवीजन के लिए। अगर नहीं किए हैं तो दोस्त कोई इशू नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे ज्वाइन करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मैंने बताया है वो, और उसके अलावा भी काफी बेहतरीन तरीके से अरेंज किए हुए नोट्स रिवीजन के लिए आपको अवेलेबल करा दी जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा, नई चीज सीखने को काफी मिली होंगी, है ना। और अगर कोई ऐसी चीज हो जो आपको समझ में ना आई हो दोस्त, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपका आंसर जरूर मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि दोस्त आपको समझ में आया है, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, जो कि आएगी टिश्यू के ऊपर। तो तब तक के लिए दोस्त आप अपना रिवीजन करते रहिए, है ना, रिवीजन और पढ़ाई दोनों ही करते रहिए। क्योंकि क्या है दोस्त, बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर दोस्त जो सक्सेस की हो जाती है ना दोस्त, बायोलॉजी के अंदर जो सक्सेस की हो जाती है वो क्या है, रिवीजन है। वो क्या है दोस्त, रिवीजन है ना। अगर आपको बायोलॉजी को जीतना है तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा दोस्त। रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इसमें भूल जाते हैं, काफी कुछ याद करने को रहता है तो भूल जाते हैं। तो इसीलिए आप अपना रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं दोस्त आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगी टिश्यू के ऊपर। दोस्त पढ़ाई और रिवीजन आप अपना करते रहिए। तो तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद, जय भारत।